everyone to the 99 coaching classes. This is Vaibhav and today we are going to start one of the important chapter of class 11 chemistry, that is chemical bonding. Okay, today we are going to start a very new chapter, chemical bonding, which is very important as far as the competition point of view. JEE Mains, IIT JEE Mains, JEE Advanced, NEET, AIMS, all these exams, competitive exams have a great importance of this chapter, केमिकल बॉन्डिंग. ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग आज डिस्कस करेंगे. आज इस चैप्टर की शुरुआत होगी, इंट्रो पार्ट होगा, देखेंगे इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या स्टडी करना है. ठीक है, तो ये सब स्टार्ट होगा आज से. ठीक है, एकदम फ्रेश न्यू चैप्टर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ऐसे कह सकते हैं कि ये क्लास 11 की केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बहुत नए नए कंसेप्ट, बहुत नए नए आइडियाज इस चैप्टर में हम लोग इस चैप्टर्स में डील करेंगे, उन कंसेप्ट से, उन टर्मिनोलॉजी से. ठीक है, तो ये बहुत ही क्रूशियल चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है. मैं फिर कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके बारे में जानना, समझना और पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है. ठीक है, फॉर द अपकमिंग लेक्चर्स आई मीन टू से कि आगे की जानकारी के लिए जब आगे आप लोग हायर स्टडीज में जाएंगे, अगर आप लोग केमिस्ट्री से प्रोसीड करते हैं आगे, तो ये चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही बड़ा चैप्टर है. इट विल टेक टाइम. देखते हैं कितने वीडियोस में चैप्टर खत्म होती है. हम लोग हर टॉपिक पे, हर पॉइंट पे इस चैप्टर में बात करेंगे. ठीक है, अच्छी बात है. तो पहले एक आउटलाइन ले लिया जाए. ठीक है, कि इस चैप्टर में हम लोग को बेसिकली पढ़ना क्या है. ठीक है, व्हाट इज द आउटलाइन, देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, किस टॉपिक से डील करना है इस चैप्टर में. ठीक है, तो शुरू करते हैं. पहले जैसे इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है समझिए. ठीक है, इस चैप्टर में सबसे पहले शुरुआत होगी बॉन्डिंग से. केमिकल बॉन्डिंग नाम से ही बहुत आप लोगों को लग रहा होगा केमिकल बॉन्डिंग मतलब बॉन्ड से रिलेटेड कंसेप्ट है. तो जी बिल्कुल, हाँ, बॉन्ड से कंसेप्ट शुरुआत है इसकी. बॉन्ड से मतलब बॉन्ड क्या होती है, एक तरह का दो, अगर कोई स्पीसीज है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है, अट्रैक्शन है, चाहे रिपल्शन है, जिस भी तरीके का फोर्स है, एक अट्रैक्शन फोर्स है. जैसे कुछ दो स्पीसीज आपस में किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए हैं. ठीक है, सिंपल भाषा में कह सकते हैं किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग बॉन्ड कह सकते हैं. ये बहुत तरीके से क्लासिफाइड है. अगर हम बेसिकली बोले तो जैसे आयनिक बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड, बहुत सारे फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शन है जो दो स्पीसीज के बीच में काम करते हैं, एटम्स मॉलिक्यूल्स के बीच में काम करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमको बॉन्डिंग के बारे में पढ़ना है. बॉन्डिंग मतलब वही आयनिक, कोवैलेंट. आयनिक क्या होता है, आयनिक बॉन्डिंग आप लोग समझते हैं. मतलब ये सब हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में. ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में ये सारे टॉपिक्स, ये सारे बॉन्डिंग पढ़ने वाले हैं. आयनिक, कोवैलेंट. ठीक है, आयनिक हुआ, कोवैलेंट हुआ, जो भी इस चैप्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो सब हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप लोग पढ़ेंगे इन डिटेल इन क्लास 12 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. वहां पे पूरा एक चैप्टर है जिस पे आप लोग पढ़ेंगे. ठीक है, तो लेकिन डिटेल्स अगर होंगे तो मैं आप लोगों को जरूर दूंगा. सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. फिर बॉन्डिंग के बाद आयनिक बॉन्ड को हम डिटेल में पढ़ेंगे जिसमें लैटिस एनर्जी का कांसेप्ट आएगा. ठीक है, लैटिस एनर्जी का कांसेप्ट आएगा, फजांस का कांसेप्ट आएगा, कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, कैसे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं. फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ दिस चैप्टर, आगे भी काम आता है. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्शन थ्योरी. बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो मॉलिक्यूल्स के शेप्स को बताता है, ज्योमेट्री को बताता है ऑन द बेसिस ऑफ लोन पेयर, बॉन्ड पेयर वगैरह वगैरह. इस बेसिस पे हम लोग किसी भी कंपाउंड के, किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, शेप क्या है, ज्योमेट्री क्या है, ये सब. ठीक है, उसके बाद वेस्पर थ्योरी जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग हाइब्रिडाइजेशंस पढ़ेंगे, डिफरेंट कंपाउंड्स का. हाइब्रिडाइजेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. जब हम लोग ऑर्गेनिक के पार्ट पे आगे प्रोसीड करेंगे, जब वी विल गो टू द सेकंड हाफ ऑफ दिस सेकंड वॉल्यूम, देन वी विल डील विद सम ऑर्गेनिक कांसेप्ट्स. ऑर्गेनिक कांसेप्ट्स यहां से बेसिक लेवल से शुरू होगा, जहां पे हाइब्रिडाइजेशन का कांसेप्ट आएगा, वहां हाइब्रिडाइजेशन के कांसेप्ट को डील करना है. तो यहाँ पे उसकी जानकारी आप लोगों को मिलेगी, डिटेल में मिलेगी. बहुत सारे हाइब्रिडाइजेशन होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3. ये सब हाइब्रिडाइजेशन होगा डिफरेंट कंपाउंड्स के, और उनकी ज्योमेट्री देखी जाएगी, एंगल्स देखे जाएंगे, बॉन्ड एंगल देखे जाएंगे, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, ये सब हम लोग देखते हैं. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन ये सब हुआ. फिर क्या आता है, हाइब्रिडाइजेशन के बाद आता है MOT. MOT is what? Molecular orbital theory. What is molecular orbital theory? Molecular orbital theory में हम लोग मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ते हैं. आप लोग एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में ऑलरेडी सुन चुके हैं, SPDF वगैरह. ठीक है, यहाँ पे जब मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो उनके भी ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है. इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, इसमें डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे क्या फॉर्मेशन होता है, कैसे ओवरलैपिंग होती है वगैरह वगैरह, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं. ठीक
ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम लोग बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं कि कोई दो एटम के बीच में, अगर कोई दो एटम एक मॉलिक्यूल बनाया हुआ है तो उन दोनों के बीच में बॉन्ड लेंथ कितनी है, बॉन्ड एंगल कितना हो सकता है, उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो सकता है। बॉन्ड ऑर्डर मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ समझ लीजिए, स्ट्रेंथ से समझ लीजिए, ठीक है। तो ये सब पूरा आउटलाइन हुआ चैप्टर का, ठीक है। आई होप आप लोग आउटलाइन बहुत समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में हम लोग को बेसिकली डील किस चीज से करना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं फिर कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास 11th ही नहीं, क्लास 12th में भी इसका बहुत यूजेस होगा, एप्लीकेशंस है इसका, ठीक है। और हायर स्टडीज में जब हम लोग कंपटीशन के लिए प्रोसीड करेंगे क्लास 12 के बाद, बोर्ड्स देने के बाद, तो ये चैप्टर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा खासा मार्क्स कैरी करता है ये चैप्टर, ठीक है। बाकी जो दो प्रीवियस चैप्टर्स थे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज प्लस द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम और द एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो दोनों चैप्टर भी बढ़िया अच्छा नंबर उठाते हैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और केमिकल बॉन्डिंग इज वन ऑफ द मेजर चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। बात समझ में आई, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। आई होप आप लोग को कंसेप्ट समझ में आ गया कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, आउटलाइन आप लोग को क्लियर है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलिए तो फिर इस चैप्टर की शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। इस चैप्टर की शुरुआत होने जा रही है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बॉन्डिंग के बारे में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। चलिए समझ लेते हैं पहले बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मतलब जैसे मान लीजिए कोई दो स्पीशीज है ए और बी, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। बॉन्डिंग 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 केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग हेडिंग डाल लिया है, अच्छा लगता है, ठीक है। ऐसे आप लोग सुनते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है, नोट्स बनाते रहिए। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का नाम है, हम लोग बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं फिलहाल। सबसे इनिशियल टॉपिक कह सके तो एकदम पहला टॉपिक इस चैप्टर का बॉन्डिंग। बॉन्डिंग बेसिकली होता क्या है, कोई दो स्पीशीज है, समझिए कोई दो स्पीशीज है ए और बी, ये एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्पीशीज बोल रहे हैं इसीलिए इन जनरल सबको लेके चल रहा है, ठीक है। तो ए और बी कोई दो स्पीशीज हैं जो आपस में किसी ना किसी फोर्स ऑफ इंटरैक्शन से बंधे हुए हैं, ठीक है। किसी ना किसी फोर्स ऑफ इंटरैक्शन से बंधे हुए, हो सकता है रिपल्शन भी हो सकता है अट्रैक्शन भी हो, होता दोनों है, ठीक है। अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है किसी दो स्पीशीज के बीच में, ठीक है। स्पीशीज अगर एटम होगी, अगर स्पीशीज एटम होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटर एटॉमिक, ठीक है। इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वगैरह ऐसा कुछ होता है उसमें। इंटर एटॉमिक एटम्स होते हैं, तो मॉलिक्यूल होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं तो हम उसको इंटर मॉलिक्यूलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर। एटम से तो इंटर एटॉमिक और मॉलिक्यूल से तो इंटर मॉलिक्यूलर, ठीक है। इंटर एटॉमिक में कौन कौन से पहले फोर्सेस लगते हैं दो स्पीशीज के बीच में, जैसे फोर्सेस की बात मैंने की, यहाँ पे इंटरैक्शन हो रही है दो एटम्स के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो स्पीशीज के बीच में। तो इंटरैक्शन अगर वो इंटर एटॉमिक है मतलब एटम्स के बीच में, तो वहां पे कौन कौन से बॉन्ड बन सकते हैं, वहां पे कौन कौन से बॉन्ड होते हैं। तो सबसे पहला होता है आयनिक बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड होता है दो एटम्स के बीच में। कोवेलेंट बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड जहां पे एक स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इन जनरल मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, तो वो क्या करते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ठीक है। तो कोई ना कोई कंपाउंड हम लोग का फॉर्मेशन हो जाता है वहां पे, ठीक है। तो एटम के केस में आयनिक बॉन्ड हो गया। आयनिक बॉन्ड मतलब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, जहां पे कंप्लीट, आयनिक बॉन्ड कहां होता है, जहां पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है अभी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आयनिक बॉन्ड को अभी डिटेल में पढ़ेंगे, मैं अभी बस बता रहा हूं, बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, तो सबको डिस्कस करना है, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड जहां पे दो स्पीशीज आपस में बॉन्ड शेयर रखते हैं, तेरा भी है मेरा भी है, मेरा भी है तेरा भी है, ठीक है, शेयरिंग करके रखते हैं, जिसका जिक्र मैंने आई थिंक प्रीवियस चैप्टर में किया है, देख सकते हैं जाके प्रीवियस लेक्चर्स की प्रीवियस चैप्टर की वीडियोस, वहां पे मैंने जस्ट प्रीवियस चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इसका जिक्र किया है, ठीक है, कि कैसे इंटरेक्शन होता है, वहां पे भी आयनिक बॉन्ड वगैरह ये सब टर्म्स आए थे कोवेलेंट बॉन्ड। तो वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं कि आपस में शेयरिंग किया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड होते हैं दो स्पीशीज के बीच में, एटम्स के बीच में, देन वहां पे क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है, ठीक। इतनी बात हुई। और जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पीशीज, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की बात की मैंने यहाँ पे, उसमें आता है क्या, उसमें थोड़े वीक फोर्सेस आते हैं। वीक फोर्सेस, दो इन लोगों के बीच में फोर्सेस लग रहे हैं, वो थोड़े वीक होते हैं, ठीक है। वीक इन द सेंस वैन डर वाल्स फोर्स, वैन डर वाल्स इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ वीक फोर्स। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप लोग जानते हो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी फर्दर क्लासिफाइड है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये सब कुछ फैक्ट्स हैं जो हम लोग को पढ़ने हैं बॉन्डिंग में। बॉन्डिंग में देखिए सबसे पहले क्या हुआ, आयनिक बॉन्ड की बात हो गई। आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, क्या है, व्हाट इट इज अ टाइप ऑफ इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। और वैन डर वाल्स फोर्स हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां पे बनता है, किसके बीच में बनता है, ये सब हम लोग देखेंगे, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं।
कि हाइड्रोजन और जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल है व्हाट इज इट, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, FON, ठीक है, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, द थ्री मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये तीनों जब हाइड्रोजन के साथ लिंक्ड अप होते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, तो आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। जैसे एग्जांपल ले HF का, हाइड्रोजन क्लोराइड के एग्जांपल ले, तो ये HF का मॉलिक्यूल हो गया, मान लीजिए ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ठीक है, तो ये तो बॉन्ड हो गया, ये HF क्या हो गया, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, HF के बीच में ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब हाइड्रोजन बॉन्ड कहां बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे बनेंगे, ठीक है, ऐसे बनते हैं इनके बीच में, हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में बनता है, मतलब ये जो स्पीशीज बन रहा है FOH में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो ये क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कहां पे बनता है, सिर्फ यही तीनों एलिमेंट होने चाहिए। क्यों ये तीनों होने चाहिए, साइज में छोटे होते हैं और नेगेटिव पावर, इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर बहुत हाई है, तो ये सब होने चाहिए, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन तो होना ही होना चाहिए, ठीक है, तो ऐसे बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं, आप जानते होंगे ये बात, अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है तो उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगती है तो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। व्हाट इट इज कॉल्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एज फॉर एग्जांपल इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जांपल यहां पे जनरल डिटेल में देख रहे हैं, जैसे ये है, ठीक है, तो यहां पे अगर हम बनाने क्या, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, आप नाम सुनिए, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अब जैसे ये है, ठीक है, ऐसा होता है, यहाँ पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है जो डोनेट कर देता है, जहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये जो एरो मैंने दिखाया है दैट इज व्हाट, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, जहाँ पे कोई लिगेंड जिसके पास लोन पेयर है वो अपना लोन पेयर किसी मेटल को डोनेट कर देता है, उसको बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। सो दिस इज द एरो इंडिकेट्स द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, ये N2 है, इस चीज का नाम क्या है, दिस इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अगर इस चीज को हम छुपा ले देन दिस इज व्हाट, फिनॉल, इसको फिनॉल बोलते हैं, ठीक है, तो ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हो गया, ठीक। अब यहां पे देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, और ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन के बीच में भी एक इंटरेक्शन फोर्स आ जाती है जिसको हम लोग बोलते क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने क्या कहा कि दिस वाज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड दिस इज व्हाट, द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है, और ये दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट विद इन द मॉलिक्यूल लग रहा है, तो ये इंट्रा है और ये इंटरमॉलिक्यूलर है। बात समझ में आई, ठीक है, जनरल डिटेल्स, ठीक। तो हम लोग अब शुरू करते हैं अपना जो मेन कांसेप्ट है बॉन्डिंग का, ठीक है, जैसे आयनिक हो गया, कोवेलेंट हो गया, वैन डर वाल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह वगैरह। तो अब जो सबसे पहला अपना टॉपिक जो शुरू होने जा रहा है दैट इज व्हाट, आयनिक बॉन्ड, आयनिक इंटरेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आयनिक बॉन्ड, ठीक है, आयनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, अपना सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर का, ठीक है, आयनिक बॉन्ड। तो सबसे पहले आयनिक बॉन्ड पढ़ने से पहले शुरू करते हैं आयनिक बॉन्ड। तो उसमें सबसे पहले हम लोग ये बताएंगे कि बॉन्ड जो होता है वो बनता क्यों है, जो बॉन्ड है उसका फॉर्मेशन होता ही क्यों है, क्यों होता है वो बॉन्ड बनता क्यों है, किसी दो एटम के बीच में, किसी दो स्पीशीज के बीच में, किसी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में वो बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, अच्छी बात हो रही है, लेकिन वो हो क्यों रही है, ठीक है। अगर इस सवाल का जवाब मैं आप लोग से पूछूं तो आप लोग इस सवाल का जवाब जानते हैं, ठीक है। आप लोग अर्लियर लेक्चर्स में या अर्लियर क्लासेस में ये बात समझ के आए, पढ़ के आए कि कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी चीज, कोई भी बॉन्ड कब बनाता है, जब वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहता है। और ऑक्टेट रूल मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस जो होते हैं, जो 18th ग्रुप है अपना, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये सब नोबल गैसेस आए हुए हैं। तो होता क्या है कि वो सबको बहुत स्टेबल माना जाता है, स्टेबल वो सब है भी, ठीक है, नॉन रिएक्टिव होते हैं तो स्टेबल है, तो उन लोगों का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को जो मेन ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, मेन ग्रुप आई मीन टू से जो s और p ब्लॉक के एलिमेंट्स, तो ऑक्टेट रूल मतलब अगर उन लोग के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, अगर उन लोग के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी तरीके से, या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या इलेक्ट्रॉन गेन कर ले उसके बाद, तो वो सब स्पीशीज स्टेबल माने जाते हैं, ठीक है, स्टेबल माने जाते हैं। ये तो एक कांसेप्ट है जो हम लोग इनिशियली पढ़ के आए हैं, क्लास 9 10 में पढ़ के आए, 8 में भी हो सकता है पढ़े हो, कि कोई भी स्पीशीज बॉन्ड तभी बनाता है जब वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करके क्या करना चाहता है, उस ऑक्टेट रूल को फॉलो करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहता है, ताकि वो स्टेबल हो जाए, ठीक है, स्टेबल हो जाए। एक कांसेप्ट ये है, लेकिन एक्सटेंडेड लेवल पे देखें, अप लेवल पे देखें, इस लेवल पे देखें, तो उसका मतलब क्या हुआ, बॉन्ड बनता क्यों है,
क्यों बॉन्ड बनता है? बेसिकली बॉन्ड इसलिए बनता है कि वो स्टेबल हो जाए, स्टेबिलिटी को अचीव कर ले। और वो किस फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे कि वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर दे, लूज कर दे, डिक्रीज कर दे। एनर्जी और स्टेबिलिटी हम लोग इस बेसिस पे यहाँ पे बात करेंगे। किस बेसिस पे? एनर्जी और स्टेबिलिटी। और एनर्जी भी कौन सा? एनर्जी भी कौन सा? वी आर टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी, मतलब उस स्पीसीज की पोटेंशियल एनर्जी कम से कम हो। अगर हम किसी बॉल को यहाँ पे पकड़े हुए हैं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा है इस समय, इट इज नॉट स्टेबल, क्योंकि इसको हम जैसे ही रिलीज करेंगे दिस विल गो ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पे जाने के बाद किसी पोजीशन पे वो रुक जाएगा। जिस पोजीशन पे वो रुक जाएगा वहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी और स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? अगर मैंने किसी बॉल को यहाँ पे पकड़ा हुआ है और उसको छोड़ा, नीचे गया, जमीन पे गया तो कहीं पे जाके वो रुकेगा, जहां पे वो रुकेगा वहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी और स्टेबिलिटी मैक्सिमम पे होगी, ठीक है। और जब तक मैंने यहाँ पकड़ा हुआ था बॉल को तो यहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, बहुत ज्यादा वो पोटेंशियल एनर्जी अपने अंदर होल्ड करके रखा था, स्टेबिलिटी जीरो थी। क्यों? क्योंकि वो लटका हुआ है, भाई छोड़ देंगे गिर जाएगा, तो कहाँ वो स्टेबल है, ठीक है। तो वो स्टेबल नहीं है। तो हम लोग जो बात करेंगे स्टेबिलिटी की कि बॉन्ड बनता क्यों है, बॉन्ड बनने का कारण है स्टेबिलिटी को अचीव करना। वो स्टेबिलिटी बनती कैसी है? बाय डिक्रीजिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट स्पीसीज। उस स्पीसीज का, उस बॉन्ड का क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करके वो स्टेबिलिटी को अचीव करता है। बात समझ में आ रही है? तो ये तो बॉन्ड बनने का कंसेप्ट हो गया। आयनिक बॉन्ड, जिसको एक और नाम है, हम लोग क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इसका एक और नाम है क्या? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। ठीक, तो अब देखिए इसमें होता क्या है, आप लोग जानते हैं इसमें होता क्या है। इसमें दो स्पीसीज होते हैं, एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है। लेट अस डिनोट M फॉर मेटल, N फॉर नॉन मेटल, ठीक है। ये कोई मेटल है, ये कोई नॉन मेटल है, ठीक है। मेटल है, नॉन मेटल है। मेटल क्या करता है? आप लोग जानते हैं मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मेटल्स आर व्हाट? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। पॉजिटिव मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है। मेटल्स जितने भी हैं अपने पीरियोडिक टेबल में, स्पेशली द s ब्लॉक एलिमेंट्स, फिर p ब्लॉक में भी कुछ मेटल हैं, तो जितने भी मेटल्स हैं, ठीक है, मेटल्स जितने भी हैं वो सब क्या करते हैं? वो सब इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, छोड़ने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। जैसे सोडियम की बात करें, सबसे फेमस एग्जांपल सोडियम की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, ठीक है। अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना है, स्टेबल होना है, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 28 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। 28 किसका होता है? नियॉन का, तो ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तब ये जाके किस फॉर्म में आएगा? Na+ फॉर्म में आएगा। वहीं क्लोरीन की बात करें, नॉन मेटल क्लोरीन ले तो इसका कितना होता है? 287, ठीक है। तो ये भी 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, लूज तो कर सकता है 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन गेन भी तो कर सकता है। ये इलेक्ट्रॉन इसने दिया, लूज किया, और इसने उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया, ठीक है। इसने उस इलेक्ट्रॉन को क्या किया? पकड़ लिया। तो इसका क्या हो गया? पकड़ लिया मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया, मतलब क्या हुआ? ऐड हो गया इसमें, तो नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो metals are electropositive in nature and they have a tendency to lose the electrons, and non-metals are electronegative in nature and they have the tendency to accept the electrons. So this is the concept behind what ionic bond formation. ionic bond बनता किसमें? मेटल और नॉन मेटल के बीच में। और ये कोई बॉन्ड नहीं होता है, इसको कभी बॉन्ड मत समझिएगा कि जैसे आप लोग लिखते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ऐसे लिखते हैं कहीं, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड। भाई बॉन्ड का सिंबल, ये जो लाइन है ना, ये हम लोग तब बनाते हैं जब कोवेलेंट बॉन्ड का बात होता है। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, और ये बॉन्ड बन गया, ठीक है। ऐसे बनता है। ये जो डंडी दिखाया है बीच में, जो लाइन दिखाया है, दैट इज इन द केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, नॉट इन द केस ऑफ आयनिक बॉन्ड। आपने कभी ऐसा देखा है क्या? NaCl में ऐसा बना रहता है। NaCl में कभी ऐसा देखा है बना हुआ? कहीं नहीं देखा होगा भाई, कहीं नहीं देखा होगा, ऐसा दिखता ही नहीं है, ऐसा कहीं बनता नहीं है, कोई प्रोसेस ही नहीं है, कोई मेथड ही नहीं है लिखने का, ठीक है। तो NaCl में ऐसा बॉन्ड कभी नहीं होता है, ठीक है। आप लोग देखते हो NaCl हमेशा ऐसे लिखा मिलेगा आप लोगों को, NaCl, ठीक है, इस टाइप में, इस टाइप में आप लोगों को लिखा मिलेगा। इस टाइप में तो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। ऐसा रिप्रेजेंटेशन मतलब कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब यहाँ बॉन्ड शेयर हुआ है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर्ड है, ठीक है। तो ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। मतलब अगर हम अच्छे से बनाए, ये तो हो गया लिखने का तरीका, लेकिन अगर हम अच्छे से देखते हैं तो वो क्या, NaCl के बीच में बस एक इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव वे में आ गया, पॉजिटिव फॉर्म में आ गया, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नेगेटिव फॉर्म में आ गया। तो पॉजिटिव नेगेटिव, समझिए, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है ना, अट्रैक्शन होता है ना। तो मेटालिक आयनिक बॉन्ड वही इंटरेक्शन है भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बस। ये मेटल, ये सोडियम आयन जो पॉजिटिव चार्ज रख रहा है, ये क्लोराइड आयन जो नेगेटिव चार्ज रख रहा है, इनके बीच में एक इंटरेक्शन होता है, बस इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके बीच में, समझिए, बस ऐसे 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 हम दिखाते हैं,
ठीक है, इंटरेक्शन होता है इन दोनों के बीच में, एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, उसी अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल वे में आप लोगों को समझाना चाह रहे हैं। आयनिक बॉन्ड का कांसेप्ट होता क्या है, वहां पे बॉन्ड नहीं होता है कोई, हम लोग बॉन्ड बोलते हैं, बॉन्ड मतलब दो स्पीशीज आपस में जुड़े हुए हैं, जुड़े किस वजह से हैं, इंटरेक्शन से। वो इंटरेक्शन कैसा है, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वहां पे, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव अपोजिट चार्जेस लाइक ईच अदर, ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर, आप लोग ये कांसेप्ट जानते हैं, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक लाइक्स लाइक वगैरह। तो ये जो पॉजिटिव है नेगेटिव है ये सब आपस में अट्रैक्ट तो हो गई होगा ना, तो ये अट्रैक्शन फोर्स को क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया आयनिक बॉन्ड का कांसेप्ट, ठीक है। तो अब होता क्या है, देखिए अब इस चीज को और सिंपल करते हैं, ये कांसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया। देखिए अब इस चीज को जैसे समझते हैं रिएक्शन के मीडियम से, रिएक्शन के मीडियम से, जैसे सोडियम, ठीक है, सोडियम, सोडियम है, सोडियम क्या करता है, सोडियम फिर एक मेटल है, मेटल है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो इसका अगर हम रिएक्शन करना चाहें तो Na+ में गया और एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ठीक है। सोडियम से सोडियम पॉजिटिव में गया और एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तभी प्लस में आया ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज उस पे से कम हो गया, नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, ठीक है। और अगर क्लोरीन की बात करें, Cl क्या करता है, Cl क्या करते हैं, Cl जो इलेक्ट्रॉन ये छोड़ा, उसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ऐड करते हैं इसमें, एक्सेप्ट, और बनाते क्या है, अगर एक्सेप्ट करेगा इन द सेंस, एक्सेप्ट करेगा मतलब वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अपने अंदर ले रहा है, अपने ऊपर ले रहा है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज को ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, समझ रहे, आयन बन जाता है, दिस इज कैटायन, दिस इज अनायन, ठीक है। और यही कैटायन अनायन मिलके, कैटायन अनायन मिलके क्या बनाते हैं, Na+ Cl- मिलके बनाते हैं क्या, NaCl। यहाँ पे स्टेट लिख सकते हैं, सोडियम यहाँ पे सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में होता है। यहाँ पे जो Na+ आ जाता है, Na+ इसमें आ जाता है, Na+ समझिए, सोडियम यहाँ पे क्या होता है, सॉलिड स्टेट में Na+ मतलब समझिए, Na+ यहाँ पे गैसेस स्टेट में होता है। क्यों गैसेस स्टेट में होता है समझिएगा, क्यों गैसेस स्टेट में होता है ये भी समझिएगा। यहाँ पे क्लोरीन भी गैसेस स्टेट में होता है और Cl- भी गैसेस स्टेट में होता है, गैसियस स्टेट में। फिर यहाँ पे Na+ हम क्या लिखे हैं, गैसियस लिखे हैं, रीजन बता रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, गैसियस स्टेट में होता है, Cl- भी गैसियस स्टेट में होता है, और ये सॉलिड स्टेट में हमको क्रिस्टल मिलता है सोडियम क्लोराइड का। तो देखिए यहाँ पे मैंने सोडियम को जो लिखा, ये प्योर स्टेट जैसा वो पाया जाता है ना नेचर में, वो सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है। सोडियम मेटल आप लोग देखे होंगे ना, सोडियम मेटल लैब वगैरह में आप लोग देख सकते हैं, आप लोग जा सकते हैं अपने टीचर से पूछ सकते हैं, सोडियम मेटल हम लोग को देखना है तो केरोसिन वगैरह में उसको स्टोर करके रखा जाता है, बिकॉज दे आर हाईली इफेक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बर्न होने लगते हैं वो सब, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आते हैं, जलने लगते हैं, ठीक है। तो सोडियम सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, और उसको गैसेस स्टेट में यहाँ पे क्यों लिखे हैं, क्योंकि गैसेस स्टेट मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाले हैं हम लोग, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्सपेल्ड आउट हुआ है, निकाला गया है, तो कुछ एनर्जी देनी पड़ी होगी, ठीक है। हम लोग इसका प्रीवियस क्या नाम है वीडियो में जिक्र किए हुए हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का हम लोग जिक्र करके आए हुए हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है, आइसोलेटेड गैसियस एटम, मतलब ये सोडियम पहले गया होगा गैसियस स्टेट में, ठीक है, गैसियस स्टेट में गया होगा, फिर वहां से इलेक्ट्रॉन निकला, तब ये आया क्या, सोडियम पॉजिटिव में। बात समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकाला कहां से गया, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब अकेला, अलग, आइसोलेशन समझ रहे होंगे, आइसोलेट मतलब सबसे इधर उधर, मतलब सबसे अलग, आइसोलेटेड मतलब अकेला आइटम में से उसको क्या किया गया, गैसियस आइसोलेटेड गैसियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया, तो ये पॉजिटिव, ये गैसियस फॉर्म में आ गया, ये गैसियस फॉर्म में आ गया, समझ रहे बात। सिमिलरली क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया, तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने वाली टर्मिनोलॉजी कौन सी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वहां पे एनर्जी रिलीज होती है फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द सिस्टम, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू दैट स्पीशीज, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उस स्पीशीज में ऐड कर रहे हैं, तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। ये सब प्रीवियस वीडियोस में, लास्ट वीडियो में, मतलब लास्ट चैप्टर के एंड वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा ये सब टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। तो यहाँ पे आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, गैसियस का सिंबल आया। अब मेरा एक सवाल है, समझिएगा, बहुत छोटा सिंपल है, बहुत छोटा सा, एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछती है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ऐसा बोलेंगे बहुत कॉमन क्वेश्चन, कि अगर ये सोडियम Na+ से, मतलब सोडियम स्टेट से अपने प्योर फॉर्म से अगर Na+ फॉर्म में आ रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज करके वो स्टेबल फॉर्म में आ गया, मतलब ये स्पीशीज क्या है, ये स्पीशीज स्टेबल है, Na+ क्या है, Na+ स्टेबल है,
और क्लोरीन एटम भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल फॉर्म में आ गया, Cl माइनस Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया ना, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया, ऑक्टेट रूल खत्म, ऑक्टेट रूल उसका पूरा हो गया, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल पूरा हो गया मतलब क्या, स्टेबल हो गया वो। अब जब ये दोनों स्टेबल हैं, जब ये दोनों स्टेबल हैं तो क्यों ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक कंसेप्ट है कि जो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है वो रिएक्टिव नहीं होता है, और जो रिएक्टिव होता है वो स्टेबल नहीं होता है। तो ये दोनों जब स्टेबल फॉर्म में आ गए, Na+ is also stable and Cl- is also stable, then why they both are reacting to form NaCl? This is the question. think this is the question. क्यों ये सब बना रहे हैं, ये बना क्यों रहे हैं, मतलब ये रिएक्ट क्यों कर रहे हैं जब स्टेबल हो गए तो, ठीक है। तो आंसर इस क्वेश्चन का ये है कि गैसियस फॉर्म में जब रिएक्शन हो रहा है, गैसियस फॉर्म, जैसे यहाँ पे अगर हमारा सॉलिड होता, सॉलिड फॉर्म में होता, एंड मान लीजिए कि अगर Na+ सॉलिड फॉर्म में होता, Cl- भी सॉलिड फॉर्म में होता, तो यहाँ पे NaCl जो बनता है वो भी सॉलिड फॉर्म में बनता, वो रिएक्शन नहीं पॉसिबल है। यहाँ पे कभी सॉलिड आपको लिखा नहीं मिलेगा क्योंकि वो रिएक्शन ही नहीं होता है। यहाँ पे गैसियस मॉलिक्यूल्स है, और गैसियस में आप जानते हैं मॉलिक्यूल्स बहुत ही रैंडम मोशन करते हैं, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो वो सब अपने लेवल पे बहुत ज्यादा अनस्टेबली मूव करते हैं। गैसियस मतलब क्या, पार्टिकल्स बिखरे हुए हैं, पूरे रूम की बात करें, पूरे सराउंडिंग्स की बात करें, तो गैसियस पार्टिकल्स हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहे हैं, तो बहुत अनस्टेबल नेचर शो करते हैं, वो अनस्टेबल नेचर शो करते हैं। इसलिए अनस्टेबिलिटी को डिक्रीज करने के लिए वो दोनों आपस में रिएक्ट करके एक स्टेबल प्रोडक्ट NaCl बना देते हैं, जिसको हम लोग रॉक सॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, रॉक सॉल्ट, जिसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर आई मीन टू से आप लोग इसका पूरा लैटिस सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे, क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर, लैटिस स्ट्रक्चर इसका पढ़ेंगे NaCl का, क्यूबिक टाइप होता है, ठीक है। तो वहां पे ये सब कंसेप्ट वहां पे आएगा, लेकिन ये NaCl रॉक सॉल्ट होता है, ये क्या करता है, एक तरह का लैटिस बनाता है, जिस लैटिस के बारे में हम लोग कहां पढ़ेंगे, क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंसेप्ट में मैं NaCl बन गया। तो आयनिक बॉन्ड जो होता है दो एटम के बीच में लगता है, और वो कैसा बॉन्ड होता है, वो बस एक अट्रैक्शन फोर्स होता है उन दोनों के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो, और कुछ नहीं है, सिंपली अट्रैक्शन है। अब जब अट्रैक्शन फोर्स है तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे ये जो आयनिक बॉन्ड होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है। नॉन डायरेक्शनल मतलब किसी एक डायरेक्शन में मूव नहीं करता है, उसके जो बॉन्ड होते हैं ये दोनों साइड से बराबर हिस्सेदारी में रहते हैं, ठीक है, बराबर, ये गेन कर रहा है, यूज कर रहा है, ये इधर गया वो ले लिया, ठीक है, ये दिया और वो ले लिया। ये जो इंटरैक्शन फोर्स बीच में बन रहा है उस वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, देखो ये इलेक्ट्रॉन दिया, ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, और ये बना NaCl। तो NaCl ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है NaCl। तो ये जो फोर्सेस बीच में काम कर रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, ये नॉन डायरेक्शन किस वजह से है, क्योंकि ये भी और ये भी अट्रैक्ट, दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं बराबर, तो डायरेक्शन तो हुआ नहीं, इधर भी हुआ, इधर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन तो है नहीं। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, ठीक है, आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है, ठीक, इतना कंसेप्ट समझ में आया। अब यहाँ पे इस चीज को जो इलेक्ट्रॉन देना लेना का काम हो रहा है, इस चीज को एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका नाम है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लेविस कौन है, साइंटिस्ट है, बहुत बढ़िया साइंटिस्ट है, आप उनका नाम सुने होंगे लेविस का, ठीक है। तो लेविस एक साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या दिया, लेविस डॉट स्ट्रक्चर दिया। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर से भी हम लोग क्या देखते हैं कि वो कैसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है मेटल, और कैसे नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो उस चीज को देखते हैं, ठीक है, उस चीज को देखते हैं यहाँ पे। तो इस चीज को हम रब कर लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, नोट्स बनाते रहिए आप लोग। तो हम लोग देखते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। आयनिक बॉन्ड चल रहा है, चलिए तो अब लेविस डॉट स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। लेविस डॉट लेविस डॉट स्ट्रक्चर पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो फिर से वही रिएक्शन, ठीक है, Na+, अब Na क्या किया, Na+ में आया और एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, Cl क्या किया, उस इलेक्ट्रॉन को गेन किया और आ गया इसमें Cl-, ठीक है, ये बात तो क्लियर है। Na इलेक्ट्रॉन लूज किया, आ गया Na+ में, क्लोरीन एक्सेप्ट किया और आ गया Cl- में। तो देखिए इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले सोडियम कैसे लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखते हैं, और क्लोरीन, ठीक है। सोडियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग को, F ब्लॉक कह रहे हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, इन सबका मैक्सिमम आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहिए। वो कब आएगा, जब आप लोग पूरे पीरियोडिक टेबल का एटॉमिक नंबर, उन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर पता रहेंगे, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे आप लोग इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सब्सिक्वेंट सेल में, सब शेल में, ठीक है। तो आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। तो सोडियम का जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281 है, तो 1 हुआ लास्ट वैलेंस शेल में, तो वैलेंस शेल में लेट अस सर्कल से इसको रिप्रेजेंट करें।
ये इलेक्ट्रॉन है सोडियम के वैलेंस शेल में, एक इलेक्ट्रॉन है, आई एम रिप्रेजेंटिंग इट बाय अ डॉट, ठीक है, हैवी डॉट से हम रिप्रेजेंट किया इसको। और यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन है यहाँ पे, Cl है, ठीक है, Cl है यहाँ पे। तो क्लोरीन के वैलेंस शेल कितने इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्लोरीन, 287, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन इससे हो गए क्लोरीन के, 1 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया सोडियम का। होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन अपना इसको देता है, ठीक है, ट्रांसफर करता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन अपना क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एरो देखिए, एरो, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है किसको, क्लोरीन को, ठीक है, क्लोरीन को दे देता है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हुआ लेविस डॉट स्ट्रक्चर का, लेविस डॉट स्ट्रक्चर का ये रिप्रेजेंटेशन हुआ, रिप्रेजेंटेशन हुआ। बात समझ में आ रही है, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक, जैसे KCl का है तो KCl के भी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सो ये हम जो क्रॉस बनाए दैट इज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये बस हम डिफरेंशिएट करने के लिए इसको डॉट बनाया, उसको क्रॉस बनाया, दैट इज आल्सो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एंड दिस डॉट इज द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ द सोडियम मेटल, ठीक। तो ऐसा आप KCl वगैरह का भी बना सकते हैं। जैसे MgCl2 की बात करें, MgCl2 भी बहुत बढ़िया एग्जांपल है, MgCl2, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो Mg के वैलेंस शेल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैग्नीशियम कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 282, एटॉमिक नंबर 12 282, ठीक है। तो इसके वैलेंस शेल कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन भी 2 है, तो एक क्लोरीन को यहां लिख लेते हैं, एक क्लोरीन को यहां लिख लेते हैं। क्लोरीन के वैलेंस शेल कितने इलेक्ट्रॉन, 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसके भी साथ 1 2 3 4 5 6 7। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर आयनिक बॉन्ड के माध्यम से। आयनिक बॉन्ड का ही कांसेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाना, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर हो जाना, ठीक है, तो इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। इतनी बात समझ में आई, लेविस डॉट स्ट्रक्चर तक समझ में आया। लेविस डॉट स्ट्रक्चर किसने दिया था, लेविस एक ग्रेट साइंटिस्ट है केमिस्ट्री के, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, लेविस डॉट स्ट्रक्चर दिया, ये प्रेजेंटेशन का तरीका है, ऐसे हम करते हैं। अब AlCl3 की बात आई तो अगर AlCl3 का एग्जांपल ले ले, एल्युमिनियम क्लोराइड, इसका आप लोग करेंगे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, नहीं है तो लेकिन आप कीजिएगा। AlCl3 हम हिंट दे दे रहे हैं, एल्युमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 क्लोरीन है, 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे एक और क्लोरीन बढ़ जाएगा और उसको भी एल्युमिनियम अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। एल्युमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 क्लोरीन भी है, तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 क्लोरीन को वो दे देगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, सिंपल हो रहा है, कांसेप्ट क्लियर हो रहा है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। तो इतना समझ में आया, ठीक है, इतना समझ में आया, बात चीज क्लियर हुई, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इस चीज को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस चीज को इतना देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस चीज को हम रब कर ले, नोट्स बनाते रहिए, लिखते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए, झूमते रहिए, गाते रहिए, लेकिन पढ़ते भी रहिए, ठीक है। पढ़ना ज्यादा जरूरी है, सब करिए लेकिन पढ़िए भी। पढ़ाई में कुछ मतलब ऐसा ना हो कि सब कुछ कर ही रहा है और पढ़ाई हो नहीं रही, तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो पढ़ते भी रहिए, पढ़ते रहेंगे और बाकी सब करते रहेंगे तो सब अच्छा है। अगर उन सब के चक्कर में पढ़ाई नुकसान हो रही है तो फिर दिक्कत है भाई, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक अगला जो टर्म आता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बाद अगला जो टर्म आता है वो होता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी एक टर्म है, इलेक्ट्रोवैलेंसी। अभी आयनिक बॉन्ड का कांसेप्ट ही चल रहा है, ठीक है, घबराइएगा मत, अभी आएगा इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है। इसको समझते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव देखिए, सबसे पहले बता दें होता क्या है। ये पहली बात तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है, इसको नेगेटिव नहीं लेते, मतलब ऐसे समझिए इस चीज को। इलेक्ट्रोवैलेंस की डिफिनेशन क्या है, समझेंगे कैसे इस चीज को आसान भाषा में, तो समझिए। इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब कि कोई स्पीशीज है मेटल या नॉन मेटल, ठीक है। आयनिक बॉन्ड की बात होगी तो मेटल नॉन मेटल की बात ही होगी, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात समझते हैं। अगर कोई स्पीशीज है, दो स्पीशीज है, मेटल और नॉन मेटल, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल स्पीशीज है, तो मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डोनेट करेगा मतलब लूज करेगा, ठीक, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन मेटल लूज किया, ध्यान सुनिए, जितना इलेक्ट्रॉन मेटल लूज किया, ठीक है, मेटल जितना इलेक्ट्रॉन लूज किया मेटल, वो उस मेटल की क्या हो गई, इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गई। सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ सोडियम कितनी हुई, 1। ऐसे ही सोडियम के साथ साथ उस ग्रुप के जितने एलिमेंट्स हैं, लिथियम, पोटेशियम, सीजियम, फ्रेंशियम वगैरह जितने भी हैं ग्रुप, उस फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स, उन सबके वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लोग सीख चुके हैं। उन सबके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो सब एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं ना, एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करके बॉन्ड बनाएंगे और कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। तो उन सब की कितनी हुई इलेक्ट्रोवैलेंसी, 1 हुई,
ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं, अगर क्लोरीन फैमिली की बात करें, हैलोजन फैमिली की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करें, तो वो सभी एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ये लूज करता है, वो गेन करता है। तो वो गेन करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, तो -1 नहीं बोलेंगे उसको, उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हुई, 1 ही हुई। वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज हो चाहे गेन हो, कितना इलेक्ट्रॉन लूज या गेन हो रहा है उससे फर्क पड़ता है, लेकिन उसका साइन से फर्क कुछ नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे सोडियम मेटल हुआ तो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 हुई। क्लोरीन की बात हुई, क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है, 1, क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। बात समझ में आ रही है ना। तो ऐसे ही ग्रुप 1 की बात करें तो सबकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हुई, 1, क्यों, क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। ग्रुप 2 की बात करें, ठीक है, बेरिलियम फैमिली की बात करें, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेटी मामी का स्टूडेंट बाप राजी, रिमेंबर, तो वो वाला जो ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, उसमें जितने भी मेटल्स हैं उन सबकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हुई, कितनी हुई, कितनी हुई, कितनी हुई, 2, क्योंकि उन लोगों के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके बॉन्ड बना सकते हैं, तो उनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हुई 2, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़े, एल्युमिनियम फैमिली में, बोरॉन फैमिली में आगे बढ़े, ठीक है, बोरॉन फैमिली में आगे बढ़े तो बोरॉन फैमिली की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होती है, 3, ठीक है, 3 होते हैं। वो बैगन, आलू, गाजर इन थैला, याद होगा आप लोगों को ट्रिक्स वगैरह जो मैंने याद करना सिखाया था प्रीवियस चैप्टर के वीडियोस में। तो बोरॉन, एल्युमिनियम, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम वगैरह ये सब उस ग्रुप के एलिमेंट है, और उन सब की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है, 3 है, क्योंकि वो सब 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। फिर आगे बात करें कार्बन फैमिली की, कार्बन फैमिली की बात करें, देखिए किसका किसका हो गया, ग्रुप 1, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, दिस इज बोरॉन, ये क्या है, ये है लिथियम वाला, लिथियम फैमिली है, ये क्या है, बेरिलियम फैमिली है, बेरिलियम, ये क्या है, बोरॉन फैमिली है। अभी डी ब्लॉक छोड़े हुए उसका कांसेप्ट अलग है, ठीक है, वो सब वेरिएबल अभी बता रहा, ठीक है, अभी उस पर नहीं आते। ये कार्बन फैमिली है, ये क्या है, ये ऑक्सीजन फैमिली है, फिर G6 दिख रहा है, यहां तक दिख रहा है, ये क्या है, ये है आपका फ्लोरीन फैमिली, ठीक है, नाइट्रोजन भी है, ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, फिर G6 क्या है, ग्रुप 6 ऑक्सीजन, और ग्रुप 7 फ्लोरीन दिख रहा है। चलिए, तो ये सब ग्रुप हो गए, तो इन सब की कितनी हुई इलेक्ट्रोवैलेंसी, 1 हुई, इन सब की कितनी हुई, 1 है। ग्रुप 1 की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसकी कितनी हुई, 2 हुई, इसकी कितनी हुई, बोरॉन फैमिली एल्युमिनियम वाले की कितनी हुई, 3 इलेक्ट्रोवैलेंस हुई। फिर कार्बन, कार्बन तो भाई इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट कह रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन कभी आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, कार्बन कभी भी इलेक्ट्रोवैलेंट आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है। एक ऐसा बॉन्ड फॉर्मेशन करता है कोवैलेंट बॉन्ड, जिसका हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या वॉल्यूम 2 में, ठीक है, इस चैप्टर के वॉल्यूम 2 में डिस्कशन करेंगे कार्बन के बारे में। तो ये इसका कुछ नहीं होता है, इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी कुछ नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। हम बात किस कर रहे हैं, आयनिक बॉन्ड की, ठीक। तो ग्रुप 5 की बात करें, नाइट्रोजन फैमिली की बात करें, ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली की बात करें तो ये क्या करता है, इससे वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट कर सकता है, तो उसकी कितनी हुई इलेक्ट्रोवैलेंसी, 3 हुई। पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है, कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कितना गेन कर रहा है, बस उससे मतलब है। फिर ये हुआ क्या, ये ऑक्सीजन फैमिली हुआ, ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप नंबर 6, दिस इज ग्रुप नंबर 6, ये ऑक्सीजन हुआ, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। फिर ग्रुप 7 हुआ, इन सब की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होती है, 1, क्यों 1 होती है, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट पूरा करके स्टेबल हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये हुआ इलेक्ट्रोवैलेंसी वाला कांसेप्ट, इलेक्ट्रोवैलेंसी समझ में आया, ठीक है, बहुत इजी सा कांसेप्ट है, समझते चलेंगे, रीजन के साथ समझते चलेंगे, मजा आएगा, ठीक है, मजा आएगा। बात समझ में आई। तो ये पूरा कांसेप्ट था आयनिक बॉन्ड का, ये पूरा कांसेप्ट किसका था, आयनिक बॉन्ड का। अब थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या कंडीशन फेवरेबल है आयनिक बॉन्ड बनने के लिए, ठीक है। अब कंडीशंस जो जो फेवर होते हैं किसी आयनिक बॉन्ड को बनने के लिए, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन के लिए जो जो कंडीशन फेवरेबल है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है, मैं हट जा रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए अपना अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो क्या है फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, मतलब क्या कंडीशन है जो फेवर करते हैं आयनिक बॉन्ड बनने के लिए, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोई मेटल है, मेटल क्या करता है, मेटल M+ में आता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है। और नॉन मेटल क्या करता है, नॉन मेटल एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और आता है इसमें N- में, दिस इज N इज फॉर नॉन मेटल, M इज फॉर मेटल, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग क्या करते हैं समझिए, मेटल से आ रहा है मेटल पॉजिटिव, नॉन मेटल से आ रहा है नॉन मेटल नेगेटिव, मतलब यहाँ पे हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकाले और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया। इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रोसेस में कहते हैं इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन निकालना, रिमूवल करना है इलेक्ट्रॉन का, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो एनर्जी हम लोग को लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वहां पे एनर्जी देनी पड़ेगी, हम लोग एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है। एनर्जी देंगे तो एनर्जी बताइए, अगर ज्यादा देनी पड़ेगी वो फेवरेबल है कि कम देनी पड़ेगी वो फेवरेबल है, ठीक है। मतलब
देनी पड़ेगी वो फेवरेबल है, ठीक है। अगर एनर्जी कम देंगे तो वो हम लोग के लिए फेवरेबल है ना, कम एनर्जी भाई लॉस होगी हम लोग की, ठीक है। एनर्जी हम लोग दे रहे हैं तो जितनी कम, ऐसा समझिए अगर एनर्जी पैसा है तो पैसा हम लोग किसी को देना चाहते हैं तो कम ही देना चाहते हैं, हमेशा बार्गेन करते हैं वगैरह वगैरह। एक कोई भी कॉमन मैन होगा, कॉमन मिडिल मैन, ठीक है। तो क्या होता है मिडिल क्लास मैन, तो क्या होता है कि जैसे कि ये हुआ तो इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हम लोग को कम एनर्जी देना चाहते होती है, क्योंकि हम लोग कम एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो मतलब अगर आयोनाइजेशन एनर्जी लो हो उस मेटल की, अगर आयोनाइजेशन एनर्जी लो हो तो वो फेवरेबल कंडीशन हो गया, ठीक है। और हम लोग को यहाँ पे मेटल क्या करना है, वहां पे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐड करना है। नॉन मेटल के केस में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है उस चीज में, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दैट रिएक्शन या दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उस केस में एनर्जी रिलीज होती है, तो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी भाई उतना अच्छा है ना, ठीक है। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी मतलब अब सिस्टम रिलीज कर रहा है हीट या एनर्जी सराउंडिंग्स में, तो जितनी ज्यादा अपने पास आ रही है एनर्जी वो अच्छी है, जितनी ज्यादा अमाउंट में आए तो मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसकी सबसे ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसकी सबसे ज्यादा हो, फ्रेंड्स मैं बता चुका हूं, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस वीडियोस में, पिछले चैप्टर में, तो जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा हो दैट विल बी मोस्ट फेवरेबल कंडीशन। और जिस मेटल की ये आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम हो, जितनी कम एनर्जी देनी पड़ेगी उतना फेवरेबल है। बात समझ में आ रही है, ये सिंपल सबसे कंडीशन है। इसकी मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तो ये फेवरेबल कंडीशन हुआ आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो यही पूछता है, तो मेटल कैसे पता चलेगा मेटल कौन सा मेटल है, जैसे मान लीजिए आप लोग को 3-4 कंपाउंड दे दिया आयनिक कंपाउंड, पूछेगा कौन सा उसमें ज्यादा आयनिक है, ठीक है, कौन सा उसमें सबसे ज्यादा आयनिक है। तो आयनिक ये सब कांसेप्ट हम लोग एक टॉपिक आएगा जो हम लोग पढ़ेंगे फजांस रूल, उसमें भी ये टॉपिक है, उसमें भी हम लोग उस चीज को डिस्कस करेंगे कि आयनिक कैरेक्टर वगैरह के बारे में, ठीक है, वहां पे हम उसके बारे में बताएंगे, अभी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग को गेस करना है कि अगर 4-5 कंपाउंड दिया है तो इस बेसिस पे भी आप लोग कर सकते हैं, कैसे करना है मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। कोई मेटल दिया है तो मेटल कोई कंपाउंड दिया है, 3-4 कंपाउंड दिया होता है कि अरेंज करिए कौन इसमें सबसे ज्यादा आयनिक है, ऐसे पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट आयनिक कंपाउंड, तो कैसे बताते हैं समझिए, डाउन द ग्रुप आने पे आप जानते हैं, डाउन द ग्रुप आने पे क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, डाउन द ग्रुप आने पे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, और नेगेटिव कैरेक्टर मतलब नॉन मेटल कैरेक्टर क्या होता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम होता है, डिक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप आने पे फिर सुनिए, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, इंक्रीज होता है, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, ठीक है। तो जितना नीचे आएंगे ग्रुप के, जितने नीचे वाले एलिमेंट लेंगे, मेटल लेंगे, वो क्या होगा, फेवरेबल होगा, वो मेटालिक है। मेटालिक है मतलब जितना अच्छा मेटल, जितना स्ट्रॉन्ग मेटल और जितना स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल, अगर ये दोनों कंबाइन करेंगे तो ये दिस विल बी द मोस्ट स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड। बात समझ में आ रही है, तो जितना नीचे जाएंगे उतना मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो नीचे से कोई एलिमेंट उठा लीजिए, मेटल उठा लीजिए, और नीचे जा रहे हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम हो रहा है तो उसको छोड़िए, ऊपर वाले को उठाइए भाई, तो जितना ऊपर से नॉन मेटल उठाइए, नीचे से मेटल उठाइए और कंबाइन कर लीजिए, आयनिक बॉन्ड बना दीजिए, दैट विल बी द मोस्ट आयनिक कंपाउंड। एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए NaF है, NaF है, NaCl है, NaBr है, ये तीन ले लेते हैं, ठीक है। पूछेगा इन तीनों में से कौन सबसे ज्यादा आयनिक है, ठीक है। तो देखिए सोडियम 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 तो सब में कॉमन है, मेटल तो कॉमन है, बात किसी करने है अनायन की बात की है, ठीक है। अगर मेटल सेम है तो अनायन की बात की जाए, ठीक है। इन सब अनायन में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, तो ये है फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। और डाउन द ग्रुप आ रहे हैं सब एक ही फैमिली के हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एक ही फैमिली के हैं, नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, नॉन मेटल कैरेक्टर कम हो रहा है, नॉन मेटल कैरेक्टर कम हो रहा है, तो ये सब कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गए ना, नॉन मेटल कैरेक्टर कम हो गया, तो ये सबसे ज्यादा है, तो ये वाला कंपाउंड सबसे ज्यादा आयनिक होगा, उसके बाद ये होगा, फिर ये होगा। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, बात समझ में आ रही है, इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हुआ क्या आपको बताया, फेवरेबल कंडीशंस, ठीक है, कंडीशंस के बताया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड कैसे कैसे प्रॉपर्टीज अपने अंदर होल्ड कर रखते हैं वो पढ़ने जा रहे हैं हम, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज का, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आयनिक बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, अपना सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर का, ठीक है, आयनिक बॉन्ड। तो सबसे पहले आयनिक बॉन्ड पढ़ने से पहले शुरू करते हैं आयनिक बॉन्ड। तो उसमें सबसे पहले हम लोग ये बताएंगे कि बॉन्ड जो होता है वो बनता क्यों है, जो बॉन्ड है उसका फॉर्मेशन होता ही क्यों है, क्यों होता है वो बॉन्ड बनता क्यों है, किसी दो एटम के बीच में, किसी दो स्पीशीज के बीच में, किसी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में वो बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, अच्छी बात हो रही है, लेकिन वो हो क्यों रही है, ठीक है। अगर इस सवाल का जवाब मैं आप लोग से पूछूं तो आप लोग इस सवाल का जवाब जानते हैं, ठीक है। आप लोग अर्लियर लेक्चर्स में या अर्लियर क्लासेस में ये बात समझ के आए, पढ़ के आए कि कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी स्पीशीज, कोई भी बॉन्ड कब बनाता है,
जब वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहता है। और ऑक्टेट रूल मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस जो होते हैं, जो 18th ग्रुप है अपना, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये सब नोबल गैसेस आए हुए हैं। तो होता क्या है कि वो सब को बहुत स्टेबल माना जाता है, स्टेबल वो सब है भी, ठीक है, नॉन रिएक्टिव होते हैं, तो स्टेबल है तो उन लोगों का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को जो मेन ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, मेन ग्रुप आई मीन टू से जो s और p ब्लॉक के एलिमेंट्स, तो ऑक्टेट रूल मतलब अगर उन लोग के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, अगर उन लोग के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी तरीके से, या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या इलेक्ट्रॉन गेन कर ले उसके बाद, तो वो सब स्पीशीज स्टेबल माने जाते हैं, ठीक है, स्टेबल माने जाते हैं। ये तो एक कांसेप्ट है जो हम लोग इनिशियली पढ़ गया है, क्लास 9 10 में पढ़ गया है, 8 में भी हो सकता है पढ़े हो, कि कोई भी स्पीशीज बॉन्ड तभी बनाता है जब वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करके क्या करना चाहता है, उस ऑक्टेट रूल को फॉलो करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहता है, ताकि वो स्टेबल हो जाए, ठीक है, स्टेबल हो जाए। एक कांसेप्ट ये है। लेकिन एक्सटेंडेड लेवल पे देखें, अप लेवल पे देखें, इस लेवल पे देखें, तो उसका मतलब क्या हुआ, बॉन्ड बनता क्यों है, क्यों बॉन्ड बनता है, बेसिकली बॉन्ड इसलिए बनता है कि वो स्टेबल हो जाए, स्टेबिलिटी को अचीव कर ले। और वो किस फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे कि वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर दे, लूज कर दे, डिक्रीज कर दे। एनर्जी और स्टेबिलिटी हम लोग इस बेसिस पे यहाँ पे बात करेंगे, किस बेसिस पे, एनर्जी और स्टेबिलिटी। और एनर्जी भी कौन सा, वी आर टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी, मतलब उस स्पीशीज की पोटेंशियल एनर्जी कम से कम हो। अगर हम किसी बॉल को यहाँ पे पकड़े हुए हैं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा है इस समय, इट इज नॉट स्टेबल, क्योंकि इसको हम जैसे ही रिलीज करेंगे दिस विल गो ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पे जाने के बाद किसी पोजीशन पे वो रुक जाएगा, जिस पोजीशन पे वो रुक जाएगा वहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी और स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? अगर मैंने किसी बॉल को यहाँ पे पकड़ा हुआ है और उसको छोड़ा, नीचे गया, जमीन पे गया तो कहीं पे जाके वो रुकेगा, जहां पे वो रुकेगा वहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी और स्टेबिलिटी मैक्सिमम पे होगी, ठीक है। और जब तक मैंने यहाँ पकड़ा हुआ था बॉल को, तो यहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, बहुत ज्यादा वो पोटेंशियल एनर्जी अपने अंदर होल्ड करके रखा था, स्टेबिलिटी जीरो थी। क्यों? क्योंकि वो लटका हुआ है, भाई छोड़ देंगे गिर जाएगा, तो कहाँ वो स्टेबल है, ठीक है, तो वो स्टेबल नहीं है। तो हम लोग जो बात करेंगे स्टेबिलिटी की, कि बॉन्ड बनता क्यों है, बॉन्ड बनने का कारण है स्टेबिलिटी को अचीव करना। वो स्टेबिलिटी बनती कैसी है, बाय डिक्रीजिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट स्पीशीज, उस स्पीशीज का, उस बॉन्ड का क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करके वो स्टेबिलिटी को अचीव करता है। बात समझ में आ रही है? तो ये तो बॉन्ड बनने का कांसेप्ट हो गया। आयनिक बॉन्ड, जिसको एक और नाम है, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसका एक और नाम है क्या, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, ठीक। तो अब देखिए इसमें होता क्या है, आप लोग जानते हैं इसमें होता क्या है, इसमें दो स्पीशीज होते हैं, एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है। लेट अस डिनोट M फॉर मेटल, N फॉर नॉन मेटल, ठीक है। ये कोई मेटल है, ये कोई नॉन मेटल है, ठीक है, मेटल है, नॉन मेटल है। मेटल क्या करता है, आप लोग जानते हैं, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, मेटल्स आर व्हाट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। पॉजिटिव मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है। मेटल्स जितने भी हैं अपने पीरियोडिक टेबल में, स्पेशली द s ब्लॉक एलिमेंट्स, फिर p ब्लॉक में भी कुछ मेटल हैं, तो जितने भी मेटल्स, ठीक है, मेटल्स जितने भी हैं वो सब क्या करते हैं, वो सब इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, छोड़ने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। जैसे सोडियम की बात करें, सबसे फेमस एग्जांपल सोडियम की बात करें, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, ठीक है। अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना है, स्टेबल होना है, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 28 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, 28 किसका होता है, नियॉन का, तो ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तब ये जाके किस फॉर्म में आएगा, Na+ फॉर्म में आएगा। वहीं क्लोरीन की बात करें, नॉन मेटल क्लोरीन ले तो कितना होता है, 287, ठीक है। तो ये भी 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, लूज तो कर सकता है 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन गेन भी तो कर सकता है। ये इलेक्ट्रॉन इसने दिया, लूज किया, और इसने उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया, ठीक है, इसने उस इलेक्ट्रॉन को क्या किया, पकड़ लिया। तो इसका क्या हो गया, पकड़ लिया मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया, मतलब क्या हुआ, ऐड हो गया इसमें, तो नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर एंड दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स, एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर एंड दे हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज द कांसेप्ट बिहाइंड व्हाट आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। आयनिक बॉन्ड बनता किसमें, मेटल और नॉन मेटल के बीच में। और ये कोई बॉन्ड नहीं होता है, इसको कभी बॉन्ड मत समझिएगा कि जैसे आप लोग लिखते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ऐसे लिखते हैं कहीं कहीं, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड। भाई बॉन्ड का सिंबल, ये जो लाइन है ना, ये हम लोग तब बनाते हैं जब कोवेलेंट बॉन्ड का बात होता है। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, और ये बॉन्ड बन गया, ठीक
ठीक है, ऐसे बनता है। ये जो डंडी दिखाया है बीच में, जो लाइन दिखाया है, दैट इज इन द केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, नॉट इन द केस ऑफ आयनिक बॉन्ड। आपने कभी ऐसा देखा है क्या NaCl में ऐसा बना रहता है? NaCl में कभी ऐसा देखा है बना हुआ? कहीं नहीं देखा होगा भाई, कहीं नहीं देखा होगा, ऐसा दिखता ही नहीं है, ऐसा कहीं बनता नहीं है, कोई प्रोसेस ही नहीं है, कोई मेथड ही नहीं है लिखने का, ठीक है। तो NaCl में ऐसा बॉन्ड कभी नहीं होता है, ठीक है। आप लोग देखते हो NaCl हमेशा ऐसे ही लिखा मिलेगा आप लोगों को, NaCl, ठीक है, इस टाइप में, इस टाइप में आप लोगों को लिखा मिलेगा। इस टाइप में तो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। ऐसा रिप्रेजेंटेशन मतलब कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब यहाँ बॉन्ड शेयर हुआ है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर्ड है, ठीक है। तो ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। मतलब अगर हम अच्छे से बनाए, ये तो हो गया लिखने का तरीका, लेकिन अगर हम अच्छे से देखते हैं तो वो क्या, NaCl के बीच में बस एक इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव, मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव वे में आ गया, पॉजिटिव फॉर्म में आ गया, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नेगेटिव फॉर्म में आ गया। तो पॉजिटिव नेगेटिव समझिए, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है ना, अट्रैक्शन होता है ना। तो मेटालिक आयनिक बॉन्ड वही इंटरेक्शन है भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बस। ये मेटल, ये सोडियम आयन जो पॉजिटिव चार्ज रख रहा है, ये क्लोराइड आयन जो नेगेटिव चार्ज रख रहा है, इनके बीच में एक इंटरेक्शन होता है, बस इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके बीच में, समझिए, बस ऐसे 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 हम दिखाते हैं, ठीक है। इंटरेक्शन होता है इन दोनों के बीच में, एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, उसी अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल वे में आप लोगों को समझाना चाह रहे हैं। आयनिक बॉन्ड का कांसेप्ट होता क्या है, वहां पे बॉन्ड नहीं होता है कोई, हम लोग बॉन्ड बोलते हैं, बॉन्ड मतलब दो स्पीशीज आपस में जुड़े हुए हैं, जुड़े किस वजह से हैं, इंटरेक्शन से। वो इंटरेक्शन कैसा है, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वहां पे, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव अपोजिट चार्जेस लाइक ईच अदर, ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर, आप लोग ये कांसेप्ट जानते हैं, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक लाइक्स लाइक वगैरह। तो ये जो पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये सब आपस में अट्रैक्ट तो हो गई होगा ना, तो ये अट्रैक्शन फोर्स को क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया आयनिक बॉन्ड का कांसेप्ट, ठीक है। तो अब होता क्या है, देखिए, अब इस चीज को और सिंपल करते हैं, ये कांसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया। देखिए अब इस चीज को जैसे समझते हैं रिएक्शन के मीडियम से, रिएक्शन के मीडियम से, जैसे सोडियम, ठीक है, सोडियम, सोडियम है, सोडियम क्या करता है, सोडियम फिर एक मेटल है, मेटल है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो इसका अगर हम रिएक्शन करना चाहें तो Na+ में गया और एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ठीक है। सोडियम से सोडियम पॉजिटिव में गया और एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तभी प्लस में आया ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज उसमें से कम हो गया, नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, ठीक है। और अगर क्लोरीन की बात करें, Cl क्या करता है, Cl क्या करते हैं, Cl जो इलेक्ट्रॉन ये छोड़ा, उसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ऐड करते हैं इसमें, एक्सेप्ट, और बनाते क्या है, अगर एक्सेप्ट करेगा इन द सेंस, एक्सेप्ट करेगा मतलब वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अपने अंदर ले रहा है, अपने ऊपर ले रहा है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज को ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, समझ रहे, अनायन बन जाता है, दिस इज कैटायन, दिस इज अनायन, ठीक है। और यही कैटायन अनायन मिलके, कैटायन अनायन मिलके क्या बनाते हैं, Na+ Cl- मिलके बनाते हैं क्या, NaCl। यहाँ पे स्टेट लिख सकते हैं, सोडियम यहाँ पे सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में होता है। यहाँ पे जो Na+ आ जाता है, Na+ इसमें आ जाता है, Na+ समझिए, सोडियम यहाँ पे क्या होता है, सॉलिड स्टेट में Na+ मतलब समझिए, Na+ यहाँ पे गैसेस स्टेट में होता है। क्यों गैसेस स्टेट में होता है समझिएगा, क्यों गैसेस स्टेट में होता है ये भी समझिएगा। यहाँ पे क्लोरीन भी गैसेस स्टेट में होता है और Cl- भी गैसेस स्टेट में होता है, गैसेस स्टेट में। फिर यहाँ पे Na+ हम क्या लिखे हैं, गैसियस लिखे हैं, रीजन बता रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, गैसेस स्टेट में होता है, Cl- भी गैसेस स्टेट में होता है, और ये सॉलिड स्टेट हम लोग को क्रिस्टल मिलता है सोडियम क्लोराइड का। तो देखिए यहाँ पे मैंने सोडियम को जो लिखा, ये प्योर स्टेट जैसा वो पाया जाता है ना नेचर में, वो सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है। सोडियम मेटल आप लोग देखे होंगे ना, सोडियम मेटल लैब वगैरह में आप लोग देख सकते हैं, आप लोग जा सकते हैं, अपने टीचर से पूछ सकते हैं, सोडियम मेटल हम लोग को देखना है तो केरोसिन वगैरह में उसको स्टोर करके रखा जाता है, बिकॉज दे आर हाईली इफेक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बर्न होने लगते हैं वो सब, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आते हैं, जलने लगते हैं, ठीक है। तो सोडियम सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, और उसको गैसेस स्टेट में यहाँ पे क्यों लिखे हैं, क्योंकि गैसेस स्टेट मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाले हैं हम लोग, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्सपेल्ड आउट हुआ है, निकाला गया है, तो कुछ एनर्जी देनी पड़ी होगी, ठीक है। हम लोग इसका प्रीवियस क्या नाम है वीडियो में जिक्र किए हुए हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का हम लोग जिक्र करके आए हुए हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है, आइसोलेटेड गैसियस एटम, मतलब ये सोडियम पहले गया होगा गैसियस स्टेट में, ठीक है, गैसियस स्टेट में गया होगा, फिर वहां से इलेक्ट्रॉन निकला, तब ये आया क्या, सोडियम पॉजिटिव में। बात समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकाला कहां से, गया आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब
अकेला, अलग, आइसोलेशन समझ रहे होंगे, आइसोलेट मतलब सबसे इधर उधर, मतलब सबसे अलग, आइसोलेटेड मतलब अकेला आइटम में से उसको क्या किया गया, गैसियस आइसोलेटेड गैसेस में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया, तो ये पॉजिटिव, ये गैसियस फॉर्म में आ गया, ये गैसियस फॉर्म में आ गया, समझ गए बात। सिमिलरली क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया, तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने वाली टर्मिनोलॉजी कौन सी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वहां पे एनर्जी रिलीज होती है फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द सिस्टम, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू दैट स्पीशीज, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को उस स्पीशीज में ऐड कर रहे हैं, तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। ये सब प्रीवियस वीडियोस में, लास्ट वीडियो में, मतलब लास्ट चैप्टर के एंड वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा ये सब टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। तो यहाँ पे आइसोलेटेड गैसेस एटम है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, गैसेस का सिंबल आया। अब मेरा एक सवाल है, समझिएगा, बहुत छोटा सिंपल है, बहुत छोटा सा, एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछती है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ऐसा बोलेंगे बहुत कॉमन क्वेश्चन, कि अगर ये सोडियम Na+ से, मतलब सोडियम स्टेट से अपने प्योर फॉर्म से अगर Na+ फॉर्म में आ रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज करके वो स्टेबल फॉर्म में आ गया, मतलब ये स्पीशीज क्या है, ये स्पीशीज स्टेबल है, Na+ क्या है, Na+ स्टेबल है, और क्लोरीन एटम भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल फॉर्म में आ गया, Cl- एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया ना, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया, ऑक्टेट रूट खत्म, ऑक्टेट रूट उसका पूरा हो गया, ठीक है। तो ऑक्टेट रूट पूरा हो गया मतलब क्या, स्टेबल हो गया वो। अब जब ये दोनों स्टेबल हैं, जब ये दोनों स्टेबल हैं, तो क्यों ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक कंसेप्ट है कि जो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है वो रिएक्टिव नहीं होता है, और जो रिएक्टिव होता है वो स्टेबल नहीं होता है। तो ये दोनों जब स्टेबल फॉर्म में आ गए, Na+ is also stable and Cl- is also stable, then why they both are reacting to form NaCl? This is the question. Think. This is the question. क्यों ये सब बना रहे हैं, ये बना क्यों रहे हैं, मतलब ये रिएक्ट क्यों कर रहे हैं जब स्टेबल हो गए, तो ठीक है। तो आंसर इस क्वेश्चन का ये है कि गैसियस फॉर्म में जब रिएक्शन हो रहा है, गैसियस फॉर्म, जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए सॉलिड होता, सॉलिड फॉर्म में होता, मान लीजिए कि अगर Na+ सॉलिड फॉर्म में होता, Cl- भी सॉलिड फॉर्म में होता, तो यहाँ पे NaCl जो बनता है वो भी सॉलिड फॉर्म में बनता, वो रिएक्शन नहीं पॉसिबल है। यहाँ पे कभी सॉलिड आपको लिखा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो रिएक्शन ही नहीं होता है। यहाँ पे गैसियस मॉलिक्यूल्स है, और गैसियस में आप जानते हैं मॉलिक्यूल्स बहुत ही रैंडम मोशन करते हैं, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो वो सब अपने लेवल पे बहुत ज्यादा अनस्टेबली मूव करते हैं। गैसियस मतलब क्या, पार्टिकल्स बिखरे हुए हैं, पूरे रूम की बात करें, पूरे सराउंडिंग्स की बात करें, तो गैसियस पार्टिकल्स हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहे हैं, तो बहुत अनस्टेबल नेचर शो करते हैं, वो अनस्टेबल नेचर शो करते हैं। इसलिए अनस्टेबिलिटी को डिक्रीज करने के लिए वो दोनों आपस में रिएक्ट करके एक स्टेबल प्रोडक्ट NaCl बना लेते हैं, जिसको हम लोग रॉक सॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, रॉक सॉल्ट, जिसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर आई मीन टू से आप लोग इसका पूरा लैटिस सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे, क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर, लैटिस स्ट्रक्चर इसका पढ़ेंगे NaCl का, क्यूबिक टाइप होता है, ठीक है। तो वहां पे ये सब कंसेप्ट वहां पे आएगा, लेकिन ये NaCl रॉक सॉल्ट होता है, ये क्या करता है, एक तरह का लैटिस बनाता है, जिस लैटिस के बारे में हम लोग कहां पढ़ेंगे, क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंसेप्ट में NaCl बन गया। तो आयनिक बॉन्ड जो होता है दो एटम के बीच में लगता है, और वो कैसा बॉन्ड होता है, वो बस एक अट्रैक्शन फोर्स होता है उन दोनों के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, वो और कुछ नहीं है, सिंपली अट्रैक्शन है। अब जब अट्रैक्शन फोर्स है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे ये जो आयनिक बॉन्ड होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है। नॉन डायरेक्शनल मतलब किसी एक डायरेक्शन में मूव नहीं करता है, उसके जो बॉन्ड होते हैं ये दोनों साइड से बराबर हिस्सेदारी में रहते हैं, ठीक है, बराबर, ये गेन कर रहा है, यूज कर रहा है, ये इधर गया वो ले लिया, ठीक है, ये दिया और वो ले लिया। ये जो इंटरेक्शन फोर्स बीच में बन रहा है उस वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, देखो ये इलेक्ट्रॉन दिया, ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, और ये बना NaCl, तो NaCl ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है NaCl। तो ये जो फोर्सेस बीच में काम कर रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव बीच में, ये नॉन डायरेक्शन किस वजह से है, क्योंकि ये भी और ये भी अट्रैक्ट, दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं बराबर, तो डायरेक्शन तो वन इधर भी उधर भी, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन तो है नहीं। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, ठीक है, आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है, ठीक, इतना कंसेप्ट समझ में आया। अब यहाँ पे इस चीज को जो इलेक्ट्रॉन देना लेना का काम हो रहा है, इस चीज को एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका नाम है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लेविस कौन है, साइंटिस्ट है, बहुत बढ़िया साइंटिस्ट है, आप उनका नाम सुने होंगे लेविस का, ठीक है। तो लेविस एक साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या दिया, लेविस डॉट स्ट्रक्चर दिया। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर से भी हम लोग क्या देखते हैं कि वो कैसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है मेटल, और कैसे नॉन मेटल उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो उस चीज को देखते हैं, ठीक है, उस चीज को देखते हैं यहाँ पे। तो इस चीज को हम रब कर लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, नोट्स बनाते रहिए आप लोग। तो हम लोग देखते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। आयनिक बॉन्ड चल रहा है, चलिए
तो अब लेविस डॉट स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। लेविस डॉट स्ट्रक्चर पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो फिर से वही रिएक्शन, ठीक है, Na प्लस, अब Na क्या किया, Na प्लस ने आया और एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, Cl क्या किया, उस इलेक्ट्रॉन को गेन किया और आगे इसमें Cl माइनस, ठीक है, ये बात तो क्लियर है। Na इलेक्ट्रॉन लूज किया, आगे Na प्लस ने क्लोरीन एक्सेप्ट किया और आगे Cl माइनस ने। तो देखिए इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले सोडियम कैसे लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखते हैं और क्लोरीन, ठीक है। सोडियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग को, एफ ब्लॉक कह रहे हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, इन सबका मैक्सिमम आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहिए। वो कब आएगा, जब आप लोग पूरे पीरियोडिक टेबल का एटॉमिक नंबर, उन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर पता रहेंगे, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे आप लोग इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सब्सिक्वेंट सेल में, सब शेल में, ठीक है। तो आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। तो सोडियम का जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281 है, तो 1 हुआ लास्ट वैलेंस शेल में, तो वैलेंस शेल में लेट अस हम सर्कल से इसको रिप्रेजेंट करें। ये इलेक्ट्रॉन है सोडियम के वैलेंस शेल में, एक इलेक्ट्रॉन है, आई एम रिप्रेजेंटिंग इट बाय अ डॉट, ठीक है, हैवी डॉट से हम रिप्रेजेंट किया इसको। और यहां क्लोरीन है, क्लोरीन है यहां पे, Cl है, ठीक है, Cl है यहां पे। तो क्लोरीन के वैलेंस शेल कितने इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन, 287, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन इससे हो गए क्लोरीन के, 1 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया सोडियम का। होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन अपना इसको देता है, ठीक है, ट्रांसफर करता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन अपना क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एरो देखिए, एरो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है किसको, क्लोरीन को, ठीक है, क्लोरीन को दे देता है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हुआ लेविस डॉट स्ट्रक्चर का, लेविस डॉट स्ट्रक्चर का ये रिप्रेजेंटेशन हुआ, रिप्रेजेंटेशन हुआ, बात समझ में आ रही है, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ठीक। जैसे KCl का है तो KCl के भी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, सो ये हम जो क्रॉस बनाए दैट इज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये बस हम डिफरेंशिएट करने के लिए इसको डॉट बनाया, उसको क्रॉस बनाया, दैट इज आल्सो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एंड दिस डॉट इज द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ द सोडियम मेटल, ठीक। तो ऐसे आप KCl वगैरह का भी बना सकते हैं। जैसे MgCl2 की बात करें, MgCl2 भी बहुत बढ़िया एग्जांपल है, MgCl2, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो Mg के वैलेंस शेल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैग्नीशियम कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 282, एटॉमिक नंबर 12 282, ठीक है। तो इसके वैलेंस शेल कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन भी 2 है, तो एक क्लोरीन को यहां लिख लेते हैं, एक क्लोरीन को यहां लिख लेते हैं। क्लोरीन के वैलेंस शेल कितने इलेक्ट्रॉन, 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसके भी साथ 1 2 3 4 5 6 7, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर, आयनिक बॉन्ड के माध्यम से। आयनिक बॉन्ड का ही कांसेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाना, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर हो जाना, ठीक है, तो इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। इतनी बात समझ में आई, लेविस डॉट स्ट्रक्चर तक समझ में आया। लेविस डॉट स्ट्रक्चर किसने दिया था, लेविस एक ग्रेट साइंटिस्ट है केमिस्ट्री के, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, लेविस डॉट स्ट्रक्चर दिया, ये प्रेजेंटेशन का तरीका है, ऐसे हम करते हैं। अब Al की बात आई तो अगर Al का एग्जांपल ले ले, एल्युमिनियम क्लोराइड, इसका आप लोग करेंगे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, नहीं है तो लेकिन आप कीजिएगा। AlCl3 हम हिंट दे दे रहे हैं, एल्युमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे एक और क्लोरीन बढ़ जाएगा और उसको भी एल्युमिनियम अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। एल्युमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 क्लोरीन भी है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को वो दे देगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, सिंपल हो रहा है, कांसेप्ट क्लियर हो रहा है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। तो इतना समझ में आया, ठीक है, इतना समझ में आया, बात चीज क्लियर हुई, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इस चीज को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस चीज को इतना देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस चीज को हम रब कर ले, नोट्स बनाते रहिए, लिखते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए, झूमते रहिए, गाते रहिए, लेकिन पढ़ते भी रहिए, ठीक है। पढ़ना ज्यादा जरूरी है, सब करिए लेकिन पढ़िए, पढ़ाई में कुछ मतलब ऐसा ना हो कि सब कुछ कर ही रहा है और पढ़ाई हो नहीं रही, तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो पढ़ते भी रहिए, पढ़ते रहेंगे और बाकी सब करते रहेंगे तो सब अच्छा है। अगर उन सब के चक्कर में पढ़ाई नुकसान हो रही है तो फिर दिक्कत है भाई, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक अगला जो टर्म आता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बाद अगला जो टर्म आता है वो होता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी एक टर्म है, इलेक्ट्रोवैलेंसी। अभी आयनिक बॉन्ड का कांसेप्ट चल रहा है, ठीक है, घबराइएगा मत, अभी आएगा इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है। इसको समझते हैं।
इलेक्ट्रोपॉजिटिव देखिए सबसे पहले बता दें होता क्या है। ये पहली बात तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है, इसको निगेटिव नहीं लेते, मतलब ऐसे समझिए इस चीज को। इलेक्ट्रोवैलेंस की डेफिनेशन क्या है समझेंगे कैसे इस चीज को आसान भाषा में, तो समझिए इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब कि कोई स्पीशीज है मेटल या नॉन मेटल, ठीक है, आयनिक बॉन्ड की बात होगी तो मेटल नॉन मेटल की बात ही होगी, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात समझते हैं, अगर कोई स्पीशीज है, दो स्पीशीज है मेटल और नॉन मेटल, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल स्पीशीज है, तो मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डोनेट करेगा मतलब लूज करेगा, ठीक, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन मेटल लूज किया, ध्यान सुनिए, जितना इलेक्ट्रॉन मेटल लूज किया, ठीक है, मेटल जितना इलेक्ट्रॉन लूज किया मेटल, वो उस मेटल की क्या हो गई, इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गई। सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ सोडियम कितनी हुई 1। ऐसे ही सोडियम के साथ साथ उस ग्रुप के जितने एलिमेंट्स हैं, लिथियम, पोटेशियम, सीजियम, फ्रेंशियम वगैरह जितने भी हैं ग्रुप, उस फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स, उन सबके वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लोग सीख चुके हैं, उन सबके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो सब एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं ना, एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करके बॉन्ड बनाएंगे और कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, तो उन सब की कितनी हुई इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 हुई, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं, अगर क्लोरीन फैमिली की बात करें, हैलोजन फैमिली की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करें, तो वो सभी एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ये लूज करता है, वो गेन करता है, तो वो गेन करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, तो -1 नहीं बोलेंगे उसको, उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हुई 1 ही हुई, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज हो चाहे गेन हो, कितना इलेक्ट्रॉन लूज या गेन हो रहा है उससे फर्क पड़ता है, लेकिन उसका साइन से फर्क कुछ नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे सोडियम मेटल हुआ तो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 हुई, क्लोरीन की बात हुई, क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है 1, क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, बात समझ में आ रही है ना। तो ऐसे ही ग्रुप 1 की बात करें तो सबकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हुई 1, क्यों, क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। ग्रुप 2 की बात करें, ठीक है, बेरिलियम फैमिली की बात करें, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेटी मामी का स्टूडेंट बाप राजी रिमेंबर, तो वो वाला जो ग्रुप है सेकंड ग्रुप है, उसमें जितने भी मेटल्स हैं उन सबकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हुई 2, क्योंकि उन लोगों के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके बॉन्ड बना सकते हैं, तो उनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हुई 2, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़े, एल्युमिनियम फैमिली में, बोरॉन फैमिली में आगे बढ़े, ठीक है, बोरॉन फैमिली में आगे बढ़े तो बोरॉन फैमिली की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होती है 3, ठीक है, 3 होते हैं। वो बैगन, आलू, गाजर इन थैला याद होगा आप लोगों को, ट्रिक्स वगैरह जो मैंने याद करना सिखाया था प्रीवियस चैप्टर के वीडियोस में। तो बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम वगैरह ये सब उस ग्रुप के एलिमेंट है, और उन सबकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है 3 है, क्योंकि वो सब 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। फिर आगे बात करें कार्बन फैमिली की, कार्बन फैमिली की बात करें, देखिए किसका हो गया ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, दिस इज बोरॉन, ये क्या है, ये है लिथियम वाला, लिथियम फैमिली है, ये क्या है बेरिलियम फैमिली है, बेरिलियम, ये क्या है बोरॉन फैमिली है, अभी डी ब्लॉक छोड़े हुए उसका कांसेप्ट अलग है, ठीक है, वो सब वेरिएबल अभी बता रहा है, ठीक है, चलिए अभी उस पर नहीं आते। ये कार्बन फैमिली है, ये क्या है, ये ऑक्सीजन फैमिली है, तो G6 दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, ये क्या है, ये है आपका फ्लोरीन फैमिली, ठीक है, नाइट्रोजन भी है, ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, फिर G6 क्या है ग्रुप 6 ऑक्सीजन, और ग्रुप 7 फ्लोरीन दिख रहा है। चलिए तो ये सब ग्रुप हो गए, तो इन सब की कितनी हुई इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 हुई, इन सब की कितनी हुई 1 है, ग्रुप 1 की कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसकी कितनी हुई 2 हुई, इसकी कितनी हुई, बोरॉन फैमिली एल्युमिनियम वाले की कितनी हुई 3 इलेक्ट्रोवैलेंसी हुई। फिर कार्बन, कार्बन तो भाई इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट कह रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, कार्बन कभी आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, कार्बन कभी भी इलेक्ट्रोवैलेंट आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, एक ऐसा बॉन्ड फॉर्मेशन करता है कोवैलेंट बॉन्ड, जिसका हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या वॉल्यूम 2 में, ठीक है, इस चैप्टर के वॉल्यूम 2 में डिस्कशन करेंगे कार्बन के बारे में। तो ये इसका कुछ नहीं होता है, इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी कुछ नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, हम बात किससे कर रहे हैं आयनिक बॉन्ड की, ठीक। तो ग्रुप 5 की बात करें, नाइट्रोजन फैमिली की बात करें, ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली की बात करें तो ये क्या करता है, इससे वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट कर सकता है, तो उसकी कितनी हुई इलेक्ट्रोवैलेंसी 3 हुई। पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है, कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है कितना गेन कर रहा है बस उससे मतलब है। फिर ये हुआ क्या, ये ऑक्सीजन फैमिली हुआ, ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप नंबर 6, दिस इज ग्रुप नंबर 6, ये ऑक्सीजन हुआ, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। फिर ग्रुप 7 हुआ, इन सब की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होती है 1 2 1 होती है, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट पूरा करके स्टेबल हो सकते हैं, बात समझ में आ रही है। तो ये हुआ इलेक्ट्रोवैलेंसी वाला कांसेप्ट, इलेक्ट्रोवैलेंसी समझ में आया, ठीक है, बहुत इजी सा कांसेप्ट है, समझते चलेंगे, रीजन के साथ समझते चलेंगे, मजा आएगा, ठीक है, मजा आएगा, बात समझ में आई। तो ये पूरा कांसेप्ट था आयनिक बॉन्ड का, ये पूरा कांसेप्ट किसका था आयनिक बॉन्ड का।
अब थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या कंडीशन फेवरेबल है आयनिक बॉन्ड बनने के लिए, ठीक है। अब कंडीशंस जो जो फेवर होते हैं किसी आयनिक बॉन्ड को बनने के लिए, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन के लिए जो जो कंडीशन फेवरेबल है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। मैं हट जा रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए अपना अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो क्या है फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, मतलब क्या कंडीशन है जो फेवर करते हैं आयनिक बॉन्ड बनने के लिए, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कोई मेटल है, मेटल क्या करता है, मेटल M+ में आता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है। और नॉन मेटल क्या करता है, नॉन मेटल एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और आता है इसमें N- में। दिस इज N इज फॉर नॉन मेटल, M इज फॉर मेटल, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग क्या करते हैं समझिए, मेटल से आ रहा है मेटल पॉजिटिव, नॉन मेटल से आ रहा है नॉन मेटल नेगेटिव, मतलब यहाँ पे हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकाले और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया। इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रोसेस में कहते हैं इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन निकालना, रिमूवल करना है इलेक्ट्रॉन का, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो एनर्जी हम लोग को लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वहां पे एनर्जी देनी पड़ेगी, हम लोग एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है। एनर्जी देंगे तो एनर्जी बताइए अगर ज्यादा देनी पड़ेगी वो फेवरेबल है कि कम देनी पड़ेगी वो फेवरेबल है, ठीक है। मतलब कम देनी पड़ेगी वो फेवरेबल है, ठीक है। कम दे, अगर एनर्जी कम देंगे तो हम लोग के लिए फेवरेबल है ना, कम एनर्जी भाई लॉस होगी हम लोग की, ठीक है। एनर्जी हम लोग दे रहे हैं तो जितनी कम, ऐसा समझिए अगर एनर्जी पैसा है तो पैसा हम लोग किसी को देना चाहते हैं तो कम ही देना चाहते हैं, हमेशा बार्गेन करते हैं वगैरह वगैरह। एक कोई भी कॉमन मैन होगा, कॉमन मिडिल मैन, ठीक है। तो क्या होता है मिडिल क्लास मैन, तो क्या होता है क्या है कि जैसे कि हुआ तो इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हम लोग को कम एनर्जी देना चाहत होती है, क्योंकि हम लोग कम एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो मतलब अगर आयोनाइजेशन एनर्जी लो हो उस मेटल की, अगर आयोनाइजेशन एनर्जी लो हो तो वो फेवरेबल कंडीशन हो गया, ठीक है। और हम लोग को यहाँ पे मेटल क्या करना है, वहां पे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐड करना है, नॉन मेटल के केस में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है उस चीज में। तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दैट रिएक्शन या दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उस केस में एनर्जी रिलीज होती है, तो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी भाई उतना अच्छा है ना, ठीक है। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी मतलब अब सिस्टम रिलीज कर रहा है हीट या एनर्जी सराउंडिंग्स में, तो जितनी ज्यादा अपने पास आ रही है एनर्जी वो अच्छी है, जितनी ज्यादा अमाउंट में आए तो मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसकी सबसे ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसकी सबसे ज्यादा हो, फ्रेंड्स मैं बता चुका हूं, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस वीडियोस में, पिछले चैप्टर में। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा हो दैट विल बी मोस्ट फेवरेबल कंडीशन, और जिस मेटल की ये आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम हो, जितनी कम एनर्जी देनी पड़ेगी उतना फेवरेबल है। बात समझ में आ रही है, ये सिंपल सबसे कंडीशन है। इसकी मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तो ये फेवरेबल कंडीशन हुआ आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो यही पूछता है, तो मेटल कैसे पता चलेगा मेटल कौन सा मेटल, जैसे मान लीजिए आप लोग को 3-4 कंपाउंड दे दिया आयनिक कंपाउंड, पूछेगा कौन सा उसमें ज्यादा आयनिक है, ठीक है, कौन सा उसमें सबसे ज्यादा आयनिक है। तो आयनिक ये सब कांसेप्ट हम लोग एक टॉपिक आएगा जो हम लोग पढ़ेंगे फजांस रूल, उसमें भी ये टॉपिक है, उसमें भी हम लोग उस चीज को डिस्कस करेंगे कि आयनिक कैरेक्टर वगैरह के बारे में, ठीक है। वहां पे हम उसके बारे में बताएंगे, अभी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग को गेस करना है कि अगर 4-5 कंपाउंड दिया है तो इस बेसिस पे भी आप लोग कर सकते हैं, कैसे करना है मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। कोई मेटल दिया है तो मेटल कोई कंपाउंड दिया है, 3-4 कंपाउंड दिया और कहे कि अरेंज करिए कौन इसमें सबसे ज्यादा आयनिक है, ऐसे पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट आयनिक कंपाउंड, तो कैसे बताते हैं समझिए। डाउन द ग्रुप आने पे आप जानते हैं, डाउन द ग्रुप आने पे क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, डाउन द ग्रुप आने पे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, और नेगेटिव कैरेक्टर मतलब नॉन मेटल कैरेक्टर क्या होता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम होता है, डिक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप आने पे फिर से सुनिए, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, इंक्रीज होता है, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, ठीक है। तो जितना नीचे आएंगे ग्रुप के, जितने नीचे वाला एलिमेंट लेंगे, मेटल लेंगे, वो क्या होगा, फेवरेबल होगा, वो मेटालिक है। मेटालिक है मतलब जितना अच्छा मेटल, जितना स्ट्रॉन्ग मेटल और जितना स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल, अगर ये दोनों कंबाइन करेंगे तो ये दिस विल बी द मोस्ट स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड। बात समझ में आ रही है। तो जितना नीचे जाएंगे उतना मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो नीचे से कोई एलिमेंट उठा लीजिए, मेटल उठा लीजिए, और नीचे जा रहे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम हो रहा है तो उसको छोड़िए, ऊपर वाले को उठाइए भाई। तो जितना ऊपर से नॉन मेटल उठाइए, नीचे से मेटल उठाइए और कंबाइन कर लीजिए, आयनिक बॉन्ड बना दीजिए, दैट विल बी द मोस्ट आयनिक कंपाउंड। एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए NaF है, NaCl है, NaBr है, ये तीन ले लेते हैं, ठीक है। पूछेगा इन तीनों में से कौन सबसे ज्यादा आयनिक है, ठीक है। तो देखिए सोडियम सोडियम सोडियम, सोडियम तो सब में कॉमन है, मेटल तो कॉमन है,
बात किसी करना है अनायन की बात की है, ठीक है। अगर मेटल सेम है तो अनायन की बात की जाए, ठीक है। इन सब अनायन में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो ये है फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। और डाउन द ग्रुप आ रहे हैं सब एक ही फैमिली के हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एक ही फैमिली के हैं। नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम हो रहा है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम हो रहा है, तो ये सब कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गए ना, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम हो गया, तो ये सबसे ज्यादा है, तो ये वाला कंपाउंड सबसे ज्यादा आयनिक होगा, उसके बाद ये होगा, फिर ये होगा। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हुआ क्या आपको बताया? फेवरेबल कंडीशंस, ठीक है, कंडीशंस के बताया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड कैसे कैसे प्रॉपर्टीज अपने अंदर होल्ड करके रखते हैं वो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए फिर बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। लेकिन उससे पहले प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले एक और टॉपिक है छोटा सा। टॉपिक क्या मतलब? एक चीज एक्सप्लेन करना है, वो समझना जरूरी है, समझिए उस चीज को समझिए। जैसे मेटल था, मेटल ने क्या किया? पॉजिटिव फॉर्म में आया, तो पॉजिटिव नेचर का इलेक्ट्रॉन यूज किया, ठीक है। ये था सॉलिड स्टेट में, ये आया गैस स्टेट में, रीजन बता चुका हूं, ठीक है। नॉन मेटल है, नॉन मेटल ये क्या है? सॉलिड स्टेट में, समझिए सॉलिड स्टेट में, ठीक है। सॉलिड में हो सकता है, गैस में हो सकता है, डिपेंड करता है, ये जनरल फॉर्म में बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे नॉन मेटल आया नेगेटिव स्टेट में, ठीक है। ये भी गैस स्टेट में हुआ, नेगेटिव स्टेट में, गैस स्टेट में, और ये इलेक्ट्रॉन गेन किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये अपने अंदर गेन किया, ठीक है, अपने ऊपर गेन किया, ठीक है, गैस स्टेट में। फिर ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? इस कंपाउंड को बनाते हैं M+ और N- मिलकर क्या बनाते हैं? Mn बनाते हैं, ठीक है, Mn बनाते हैं। गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट, ठीक है। और ये सॉलिड स्टेट में वो जो कंपाउंड है, समझिए ये Na+ है, ये Cl- है, सोडियम आयन क्लोराइड है, इनके बना NaCl। इस टाइप का कुछ जनरल एग्जांपल है, ये जनरल फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे जब दो गैसियस एटम, मैंने बताया था क्यों रिएक्ट करते हैं, क्योंकि अनस्टेबल है, गैसियस फॉर्म में हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, तो इस वजह से अनस्टेबल है। तो ये क्या करता है? इसके साथ कंबाइन करके कंपाउंड बना के स्टेबल हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या बात हुई? अब जब दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंटरैक्ट कर रहे हैं, अब रिएक्ट कर रहे हैं, तो रिएक्शन होता है, तो कुछ एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है एनर्जी। यहाँ पे जब पॉजिटिव नेगेटिव आयन गैसियस स्टेट में है, तो देखिएगा जब पॉजिटिव नेगेटिव आपस में इंटरैक्ट करते हैं, रिएक्शन करने के लिए इंटरैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। रिएक्शन के एंड में इस प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ एनर्जी रिलीज होती है, कुछ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। इस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? दिस एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। दिस एनर्जी इज कॉल्ड व्हाट? लैटिस एनर्जी, जिसका हम लोग अभी डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। लैटिस एनर्जी यहाँ पे मतलब हुआ क्या? लैटिस एनर्जी को यहाँ पे समझ लीजिए, वहां पे भी हम समझाएंगे कि जब एटम्स अपने गैसियस स्टेट में, जब एटम्स अपने गैसियस स्टेट में रिएक्शन करके 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, वो प्रोडक्ट कैसा होगा? आयनिक प्रोडक्ट होगा, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स गैसियस स्टेट में आपस में रिएक्शन करके एक आयनिक प्रोडक्ट का 1 मोल ऑफ आयनिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो जो एनर्जी उस रिएक्शन के दौरान रिलीज होती है, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दैट रिएक्शन इज नोन एज व्हाट? द लैटिस एनर्जी इज नोन एज व्हाट? द लैटिस एनर्जी। उस एनर्जी को कहते हैं लैटिस एनर्जी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? इस लैटिस एनर्जी को हम लोग बहुत अभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, किसको कैसे इसको मेजर करते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है, ये सब अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा रुक के, तो ये भी कांसेप्ट है लैटिस एनर्जी का, यहाँ पे जिक्र था तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब शुरू करते हैं क्या अपना लास्ट टॉपिक, इस आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसके बारे में डिस्कशन हम लोग करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, ठीक है। हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड पे डिस्कशन कर लेते हैं, आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड पे डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए जो प्रॉपर्टी होती है आयनिक बॉन्ड की, वो क्या होती है? आयनिक बॉन्ड देखिए हमेशा जो भी आयनिक बॉन्ड मतलब जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, जहाँ पे आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड होगा ना, तो जहाँ जो भी आयनिक कंपाउंड होते हैं, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स नोन हैं, उन सब की परफेक्ट लैटिस होती है। लैटिस मतलब क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं वो सब, ठीक है, सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठीक है। जैसे NaCl मैंने बताया आपको, वो एक क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म में होता है, क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है उसका, जिसका आप लोग डिटेल डिस्कशन पढ़ेंगे क्लास 12th में, जिसमें FCC BCC वगैरह वगैरह ये सब स्ट्रक्चर क्रिस्टल लैटिस के स्ट्रक्चर है जो आप लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में, ठीक है। मतलब ये सब सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, these are found in solid state, जिनकी परफेक्ट लैटिस होती है, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। सॉलिड स्टेट में ये सब आयनिक कंपाउंड जो आयनिक बॉन्ड से बने हुए हैं वो सब पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं? सॉलिड स्टेट की फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक। अब आयनिक कंपाउंड जो है समझिए,
आयनिक कंपाउंड है, आयनिक बॉन्ड है, तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग इंटर आयनिक इंटरेक्शन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में, कैटायन और आयन के बीच में बहुत ही स्ट्रांग इंटरेक्शन होता है। तो इस स्ट्रांग इंटरेक्शन को तोड़ने के लिए भाई एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ती है, ठीक है। जब आयनिक बॉन्ड बन जाता है, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ती है। ज्यादा एनर्जी देने का मतलब किसी भी फॉर्म में एनर्जी देगी, टेम्परेचर किसी फॉर्म में दे। तो जब आयनिक कंपाउंड्स को हम लोग बॉईल करते हैं या मेल्ट करते हैं तो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे होता है, मतलब उन लोगों की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होती है। दे पोजेस हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एमटी एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं कंडक्टिविटी कि ये गुड कंडक्टर है कि बैड कंडक्टर है, उसकी बात कर लेते हैं। कंडक्टिविटी की बात कर लेते हैं, कंडक्टिविटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जो भी आयनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जो भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में मतलब जो जिस फॉर्म में वो पाए जाते हैं, जिस फॉर्म में वो नेचुरली जो सॉलिड स्टेट का जो स्ट्रक्चर होता है सॉलिड स्टेट में, अगर सॉलिड फॉर्म में है तो वो बैड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है, ठीक है, बैड कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि आयंस फ्री नहीं है वहां पे। कंडक्टिविटी किसकी वजह से होती है? आयंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। यहाँ पे सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में क्या होता है, बहुत अच्छा इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन होता है, बहुत अच्छे से पैक्ड होता है, तो आयंस फ्री नहीं है ना, तो उसमें आयंस फ्री ना होने की वजह से कंडक्टिविटी नहीं हो पाती है सॉलिड स्टेट में। लेकिन अगर इसको हम लोग मॉल्टेन या एक्वस फॉर्म में देखें, मॉल्टेन फॉर्म मतलब उसको मेल्ट करके उसको लिक्विड फॉर्म में लाया जाए, मेल्ट करके मॉल्टेन फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में पानी में डिसॉल्व कर दिया जाए, तो इन दैट केस दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वहां पे आयंस फ्री हो जाते हैं, फ्री टू मूव, चार्ज कैरियर हो जाते हैं, तो चार्ज कैरियर करने की वजह से कंडक्टिविटी उन सब की बढ़ जाती है, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इन एक्वस और मॉल्टेन फॉर्म दे आर व्हाट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आ रही है? इन एक्वस और मॉल्टेन फॉर्म, एक्वस फॉर्म मतलब जैसे पानी में डिसॉल्व करते हैं तो क्यों उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि वाटर की बहुत अच्छी खास प्रॉपर्टी होती है क्या, कि वो जो अट्रैक्शन फोर्स है दोनों के बीच में ना, जो दोनों के बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, उस फोर्स को वो कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है अप्रॉक्स 80 टाइम्स इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम कर देता है, जिसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू को कम कर देता है उस आयनिक कंपाउंड की, जिसकी वजह से आयंस का इंटरेक्शन कम होने लगता है और टूट जाते हैं और फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए। तो मूव करने के लिए फ्री हो जाते हैं तो चार्ज कैरियर हो जाते हैं, दे कैन कैरी चार्ज, तो फ्री आयंस भी हैं, मूव कर रहे हैं भाई, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो ये नोट करने वाली बात है क्या कि एक्वस और मॉल्टेन फॉर्म में दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और या हीट, बट इन सॉलिड स्टेट दे आर नॉट वेरी गुड कंडक्टर, दे आर बैड कंडक्टर, इन फैक्ट दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज थी इसकी आयनिक कंपाउंड्स की, ठीक है, ये सब प्रॉपर्टीज थी आयनिक कंपाउंड्स की। अब हम लोग को डिस्कस करना है लैटिस एनर्जी, जो कि खुद में अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, तो जिसको उसको हम लोग कवर करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ तक आई तो आई थिंक आपको बात समझ में आई, इंट्रो समझ में आया, चैप्टर में पढ़ना क्या है, आयनिक बॉन्ड समझ में आया, उसकी प्रॉपर्टीज कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। तो आई होप आपको कोई बातें समझ में आई। तो हम लोग जो अपना अगला लेक्चर है लैटिस एनर्जी के ऊपर, वो हम लोग अपने अगली वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द